सेक्शन नंबर 37 नालायक को इधर ध्यान दो जल्दी से। पहली कंडीशन क्या है? बिजनेस प्रोफेशन। सेकंड क्या है? रेवेन्यू। थर्ड क्या है? लीगल। कोई भी खर्चा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे मतलब एड, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको पता है क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। एक काम करिएगा, अब मैं आपके सामने खर्चों के नाम बताने वाला हूं और आप मुझे बताएंगे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 37 में बेटा एनालिसिस करते हुए आपको आंसर करना पड़ेगा, ऐसे मजाक मस्ती में आंसर मत करना वरना कभी नहीं सीख पाओगे इस सेक्शन को। चलिए सेक्शन नंबर 37, सबसे पहले मैं इसमें आपके सामने बात कर रहा हूं बेटा सैलरी की। आप मुझे बताइए क्या सैलरी का डिडक्शन मिलना चाहिए? देखिए आपको अपनी मर्जी से और अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, आपको सेक्शन नंबर 37 के अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्या सैलरी आपका बिजनेस प्रोफेशन की वजह से हुआ है? यस। क्या सैलरी आपका रेवेन्यू खर्चा है? यस। क्या सैलरी आपका लीगल खर्चा भी है? अगर बेटा कोई भी खर्चा, मजाक मस्ती नहीं, अगर कोई भी खर्चा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपको उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। अब मैं आपको बताऊं, यहीं पर मैं आपको देखिए एक केस चेंज कर रहा हूं क्योंकि कुछ रटने वाला नहीं है यहाँ पर। ये बेटा आपने सैलरी किसको पे करी है? आपके पर्सनल मेड को, पर्सनल ड्राइवर को आपने सैलरी पे करी है। आप मुझे बताइए क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? आपके घर में एक गार्डन है, उस गार्डन में जो गार्डनर है आपने उसको सैलरी पे करी है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? तो बेटा किसी भी खर्चे का डिडक्शन लेने के लिए आपको 3 कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। एक काम करिए मुझे बताइए सैलरी आपने पे करी है बेटा पर्सनल पर्पस के लिए। मुझे बताओ क्यों डिडक्शन नहीं मिलेगा, वजह बताइए मुझे। कौन सी वाली कंडीशन वायलेट हो चुकी है? सर इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोफेशन। सेकंड बेटा आप यहां से जा रहे थे, आपको रास्ते में एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपने उसको 100 रुपए का एक गांधी जी का नोट चिपका दिया। हो सकता है बेटा वो बिजनेस प्रोफेशन की वजह से हो सकता है वो रेवेन्यू भी हो, लेकिन इट इज नॉट लीगल, इट इज इलीगल, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। ट्रेवलिंग एक्सपेंस बेटा मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बता रहा हूं, हर खर्चे को आपको, किसी भी खर्चे को लेमन लैंग्वेज में आंसर ही नहीं करना है। अगर आप लेमन लैंग्वेज में आंसर करोगे आप 37 को नहीं समझ पाओगे। आपको हर सेक्शन, हर खर्चे को, जो भी खर्चा मैं आपके सामने लूंगा आपको एनालिसिस करना है इन तीनों कंडीशन के अंदर। अगर आपका आंसर तीनों में हाँ आता है तो ही आपको उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। जैसे कि बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या बिजनेस की वजह से है? हो सकता है। अरे यस और नो। क्या ये रेवेन्यू है? यस। क्या ये लीगल है? यस। तो इसका आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। बेटा यहीं पर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बता दिया जाए कि ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस मिसेस मास का है जिनका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बताओ डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा नहीं मिलेगा तो वजह बताइए मुझे। पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये बिजनेस की वजह से नहीं है। क्लियर है आपको ये सब बातें? अच्छा मुझे बताइए कमीशन आपने पे करा है, सर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, इट इज लीगल, इट इज रेवेन्यू इन नेचर, तो इसका भी आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। अरे यस और नो। बेटा आपने टेलीफोन बिल पे किया, टेलीफोन ऑफिस में था आपका, वेरी गुड। टेलीफोन कहां था? टेलीफोन ऑफिस में था। इट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, लीगल एंड रेवेन्यू, आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हर खर्चे को आपको इन 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको सोचना पड़ेगा। अगर बेटा तीनों पैरामीटर पे आपका आंसर हाँ आ रहा है, यस आ रहा है, तो आपको उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। अब मैं आपके सामने वो बात तो करूंगा ही नहीं जो आप मुझे वैसे भी बता सकते हो लॉजिकली। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात करूंगा जहां पर आप लॉजिकली शायद कुछ और बताओ लेकिन उसका आंसर कुछ और होने वाला है। और बेटा ये सब चीजें मॉड्यूल के अंदर गिवन है, तो मतलब कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने करने वाला हूं मैं। जैसे फर्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज फोकस करिएगा। सेक्शन नंबर 37 बेटा बस यही है, बिजनेस प्रोफेशन, रेवेन्यू और लीगल। सेक्शन 37 तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेटरी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 37 के नहीं है बेटा, इंस्टीट्यूट के है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है एक हर बड़ी कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा सोशल कामों के लिए देना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? CSR एक्टिविटीज। तो आप मुझे बताइए क्या CSR एक्टिविटीज का डिडक्शन मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए, एक सेकेंड। CSR एक्सपेंड, आप किसी भी खर्चे का डिडक्शन के लिए आप बेटा उसको 3 पैरामीटर में नापोगे। पहली चीज, क्या वो बिजनेस प्रोफेशन की वजह से है? ओके। क्या वो रेवेन्यू है? यस। अरे CSR में बेटा आपने एम्प्लॉय कुछ आपने ऐसे रेवेन्यू के काम करे तो वो कौन सा खर्चा हो जाएगा? रेवेन्यू।
अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो वो कैपिटल हो जाएगा, लेकिन आपने नॉर्मल खर्चा करा है रेवेन्यू, लेकिन क्या वो लीगल है? तो आप मुझे बताइए ना, सीएसआर का डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सीएसआर का डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार बोलती है कि सीएसआर आपका पर्सनल, मतलब कंपनी को उसकी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेट करना उसकी पर्सनल लायबिलिटी है, ना कि उसकी बिजनेस लायबिलिटी। तो सरकार बोलती है कि ये खर्चा बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। तो आप मुझे अब बताओ, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेटा ध्यान से सुनना, लॉजिकली मिलना चाहिए था, लॉजिकली मिलना चाहिए था। सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। सरकार क्या बोल रही है? सीएसआर मेट करना आपकी क्या है? पर्सनल लायबिलिटी। आप मुझे एक चीज बताइएगा सभी लोग, क्या सीएसआर एक ऑप्शनल खर्चा है? मैंडेटरी खर्चा है? यस और नो? आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, सरकार करवा रही है। तो भी सरकार क्या बोल रही है? सीएसआर आपका कौन सा खर्चा है? पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसका आपको क्या नहीं मिलने वाला है? डिडक्शन। बेटा जितने भी पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये आड़े टेढ़े पॉइंट होंगे जो आप नॉर्मली नहीं सोच पाओगे, ठीक है? मैं आपसे कमीशन बोलूंगा तो आप नॉर्मली सोच दोगे उसे और आंसर कर दोगे मुझे, लेकिन जितने पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं सबको। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक काम करते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। बेटा यहां पर आपने एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टीजमेंट करवाया बिजनेस के प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, तो मुझे बताओ क्या ये बिजनेस प्रोफेशन की वजह से है? यस। क्या ये रेवेन्यू है? यस। क्या ये लीगल है? यस। डिडक्शन मिलना चाहिए क्या? यस। लेकिन बेटा आपने जब एडवर्टीजमेंट करवाया, तो मैं आपका एडवर्टीजमेंट बता देता हूं कैसा है। बेटा यहां पर है ना आपका, जैसे मान लीजिए बेटा मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है टैक्स का, तो बेटा यहां पर ये मेरा छोटा सा फोटो लगा है इस एडवर्टीजमेंट में कि मास्टर सर बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं, और बेटा इतना बड़ा फोटो यहां पर लगा है मोदी जी का। एडवर्टीजमेंट किसका हो रहा है? मास्टर सर का। फोटो किसका लगा है? बड़ा वाला फोटो किसका लगा है? मोदी जी का। आप मुझे बताइए यहां पर इंटेंशन एडवर्टीजमेंट करवाना है या पॉलिटिक्स करवाना है? समझ रहे मेरी बात? आपने देखे होंगे बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे आपने बैनर पोस्टर्स देखे होंगे, वहां पर लगा ऐसा लिखा रहता है ना, कुछ भी लिखा रहता है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक हार्दिक बधाई, माज खान फैंस क्लब, एबीसी फैंस क्लब, ये सब लोग। तो बेटा मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने नॉर्मल एडवर्टीजमेंट करवाएगा उसका आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। बट बेटा अगर एडवर्टीजमेंट आपका पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो आपको क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर अपन मान लेंगे कि ये बिजनेस पर्पस नहीं है। ये कौन सा पर्पस हो जाएगा यार? पर्सनल पर्पस। आप समझिए बेटा, यहां पर मुकेश अंबानी जी है, ये मुकेश अंबानी जी रिलायंस का एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, लेकिन फोटो किसका लगा है वहां पर? मोदी जी का, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ये वाले एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर का आपको क्या नहीं मिलने वाला है? डिडक्शन। ध्यान रखेंगे आज के बाद। क्लियर है आपको ये चीज? देखिए पढ़िए क्या लिखा है। एडवर्टीजमेंट इन अ ब्रोशर, सोवनिर, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर पॉलिटिकल पार्टी का उससे कोई भी लेना देना निकल जाए तो आप उसका क्या मत लेना? डिडक्शन। ये बात किस किस को क्लियर है? दो खर्चे मैंने आपको बताया। फर्स्ट सीएसआर। सीएसआर बेटा लॉजिकली मिलना चाहिए, लेकिन अपन को याद क्या रखना है? सीएसआर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और वजह पता होना चाहिए बेटा सीएसआर का क्यों नहीं मिल रहा है। इन्होंने इसे पर्सनल मान लिया, इन्होंने मान लिया कि कंपनी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर पे करना। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड बेटा अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं गिफ्ट की। आपने अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट दिया, आपने अपने एम्प्लॉइज को गिफ्ट दिया, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? यस सर, गिफ्ट एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, इट इज रेवेन्यू, इट इज लीगल। अगर बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? गिफ्ट का भी आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। अच्छा आपको पता है बहुत सारी पूजा वगैरह होती है, मतलब इस टाइप की चीजें होती है, उनके भी कुछ खर्चे इनकर होते होंगे, तो मुझे बताइए क्या उसका डिडक्शन मिलता होगा? आप मुझे बताइए। एक सेकेंड, आप तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग तो आंसर ही नहीं करोगे, आपको हर चीज सोच, इन तीन चीजों को सोचते हुए आंसर करनी है। कोई भी आंसर बिना सोचे नहीं करेगा, सोच समझ के ही आंसर करना है। आपने बेटा पूजा वगैरह पे खर्चा करा है, पूजा एक्सपेंस। पूजा एक्सपेंस मतलब पूजा वो वाली पूजा नहीं यार। आप मुझे बताइए क्या ये पूजा के एक्सपेंस बिजनेस, एक सेकेंड, क्या ये लीगल है? क्या पूजा करना लीगल है? अरे यस और नो, इट इज लीगल। क्या ये खर्चा रेवेन्यू है? बेटा आप छोटी सी आप आरती के लिए सामान लेके आए तो क्या वो कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू खर्चा होता है? वो सब रेवेन्यू। अब मुझे एक चीज बताइए सभी लोग, या फिर आप स्वीट्स वगैरह लेके आए हो, ये सब क्या है यार? रेवेन्यू। आप मुझे बताइए क्या ये खर्चा बिजनेस प्रोफेशन की वजह से लगा है? बेटा ट्रेडिशन को सोचते हुए बताइएगा,
ट्रेडिशन को सोचते हुए बताइएगा, क्या बिजनेस में पूजा की जाती है? यस और नो। क्या दिवाली आएगी तो एपीटी में फेस्टिवल दिवाली का मनाया जाएगा? यस। अगर कोई खर्चा किया जा रहा है तो बेटा उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन, क्योंकि उसको माना जाएगा कि वो किससे रिलेटेड है यार? बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड। समझिए मेरी बात को। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये बताया कि भैया अगर आपके कस्टमरी एक्सपेंसेस है, पूजा वगैरह का कोई खर्चा है, तो आपको उसका पूजा वगैरह मतलब यार पूजा हो रही है दिवाली पर, तो उसका जो भी खर्चा है उसका आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। अच्छा, इसके बाद बताइएगा थोड़ा सा सोच समझ के। आपको पता है जब आप सीए बन जाओगे ना, तो आपको बेटा सीए इन प्रैक्टिस मतलब एज अ सीए इन प्रैक्टिस स्टेटस होल्ड करने के लिए आपको पता है कुछ सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं। मतलब आपको कुछ सेमिनार्स अटेंड करना पड़ते हैं और वो सेमिनार फ्री में नहीं होते बेटा, उसकी आपको फीस पे करनी होती है। तो जो फीस आप पे कर रहे हो, मिस्टर माज एक सीए इन प्रैक्टिस एक फीस पे कर रहा है कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए, क्या वो उनके प्रोफेशन की वजह से है? क्या वो रेवेन्यू है? क्या वो लीगल है? क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? अच्छा, इसके बाद मुझे बताइएगा, देखना अब आपके छोटे से दिमाग को, छोटा सा दिमाग आपका गड़बड़ करेगा। देखिए आपने बेटा डिविडेंड पे करा, आपने डिविडेंड पे करा, मैं मान जाऊंगा अगर आपने बता दिया तो। आपने डिविडेंड पे करा, आप मुझे बताइए डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक सेकंड, डिविडेंड बिजनेस प्रोफेशन की वजह से है, डिविडेंड पे करना रेवेन्यू खर्चा है, और डिविडेंड लीगल भी होता है। एक सेकंड, आप अकाउंटिंग की बात मत करो, अपन इनकम टैक्स में। अच्छा, लॉ की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 123 डिविडेंड। ओके, पढ़ चुके हो क्या लॉ? ज्यादा हो गई तो बेटा आप सोच समझ के आंसर करिए, डिविडेंड का डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कंडीशन को देखते हुए मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आपको डिडक्शन किसका मिलता है? खर्चों का। डिविडेंड डिडक्शन किसका मिलता है बेटा? खर्चों का। डिविडेंड आपका खर्चा है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? डिविडेंड कोई आपका एक्सपेंस थोड़ी है, डिविडेंड आपका क्या है यार? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको उसका क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन। आप समझिए मेरी बात, डिविडेंड खर्चा ही नहीं है। खर्चा होता तो अपन डिडक्शन की बात करते। तो सब लोग ध्यान रख लेना यार, आप डिडक्शन का गलत मत करके आता डिविडेंड का। डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस। अच्छा, प्रोविजन के बारे में बताइए आप मुझे। प्रोविजन मैंने आपको क्या सिखाया? इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन अलाउड ही नहीं होता। इनकम टैक्स में बेटा कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता, तो कोई भी प्रोविजन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई कि एक प्रोविजन अलाउड हो जाता है, वो कौन सा प्रोविजन है? क्या वो हर किसी को अलाउड होता है? नहीं। वो भी किसको अलाउड होता है? सिर्फ बैंकिंग कंपनीज। तो भैया ये अलग अलग नाम से आपके सामने प्रोविजन बोलेगा। आप, मैं तो बोल रहा हूं बेटा कोई भी प्रोविजन वर्ड आ जाए काट देना, ठीक है? प्रोविजन अगर वर्ड आ जाए तो बेटा उसका आप काट देना, उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट, एक काम करिए, पहले तो अभी जितने पॉइंट पढ़े इन पूरे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लीजिए आप लोग, और देख लीजिए किसी पॉइंट में आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। जी बोलिए। बेटा प्रोविजन का डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलता, खत्म। हाँ नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने वजह बताई थी। इनकम टैक्स बेटा फर्जी चीजों पे नहीं चलता है। जब आप अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। मिलेगा ना यार? सब लोग एक बार बेटा इतनी चीजों को देख लीजिए, इसके बाद कुछ अच्छा पढ़ा रहा है मुझे, कुछ अच्छा मतलब कुछ टेक्निकल। ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा था। जल्दी से देखिए सर, फर्स्ट वाला बता दो, एडवर्टीजमेंट वाला। बेटा एडवर्टीजमेंट अगर नॉर्मल है तो डिडक्शन मिल जाएगा, मोदी जी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेटा सब लोग ध्यान देते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये शुड बी लीगल का मतलब क्या है? शुड बी लीगल का मतलब है बेटा वो इलीगल ना हो। नहीं, शुड बी लीगल का क्या मतलब है यार? वो क्या ना हो? इलीगल। और आपको पता है इलीगल क्या होता है? अभी देखिए मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई करा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जीएसटी ऑफिस गया, मैंने 2000 रुपए की रिश्वत दी। वो लीगल काम है या इलीगल काम है? इलीगल। मेरा कोई दोस्त पकड़ा गया, ये सब ऐसे कांड करके, मेरा कोई स्टूडेंट फंस गया कहीं, मैंने जाके पुलिस वाले को 2000 रुपए दिए और उसको छुड़वाया।
2,000 रुपए की रिश्वत देके छुड़वाया, वो भी क्या हो जाएगा? इलीगल। आप समझिए मेरी बात को बेटा, जो अलाउड नहीं है, जो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? इलीगल। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि बेटा मान लीजिए ये औसाफ है ना, कल ये अफीम की खेती करने लगा, और बेटा अफीम की खेती एमपी में क्या है? इलीगल। अब बेटा 2 मिनट के लिए मजाक मस्ती सेट असाइड कर लेना, वरना ये पॉइंट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्या लिखा है? शेयर डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस। एक काम करता हूं बेटा, ये एक लिखा है वर्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हाट डज इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस? एक सेकंड पीछे आप खड़े हो जाओ, सबसे लास्ट में कॉर्नर। आईपीओ का मतलब क्या होता है सर? जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बेटा कंपनी ने शेयर इश्यू करे 10 करोड़ के, बाद में उसको 5 करोड़ की और जरूरत पड़ी, उसने वापस से शेयर इश्यू करे, उसको क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। पता है आपको? अच्छा, कंपनी को ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंपनी को और पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आवाज लगाई कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, उसको क्या बोलते हैं? राइट शेयर। किस किस को राइट शेयर पता है? नहीं पता? आईपीओ किस किस को पता है? एक बार हाथ उठा दो पहले तो। क्या होता है आईपीओ? आई एम नॉट आस्किंग फुल फॉर्म। एक सेकंड बच्चे सब लोग प्लीज। आईपीओ सर, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो क्या बोलते हैं उसको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। बेटा एक कंपनी थी, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, मार्केट से उसको पैसा चाहिए था, नई कंपनी बनी थी कोई, 1000 करोड़ रुपए के पैसे की जरूरत थी, शेयर्स इश्यू कर दिए, इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको पता है कुछ टाइम पहले शायद पेटीएम ने करा था, किसी ने अगर खरीदे होंगे तो उसको पता होगा, उसको कभी नहीं भूलेगा वो। किसी ने नहीं, पेटीएम में क्या नुकसान अच्छा हुआ था। तो बेटा आईपीओ क्लियर है सबको? अच्छा, कंपनी आईपीओ कर चुकी है, वापस से अगर उसको पैसा लेके आना है मार्केट से तो क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, नॉइज मतलब गदर मत करिए, सुन लीजिए। मैं आपको एक केस स्टडी बना के बता रहा हूं यहां पर। हाँ बेटा ये रिलायंस इंडस्ट्री थी, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, इसको मार्केट में पैसे की जरूरत थी, सबसे पहली बार जब पैसा लेके आई होगी तो उसको क्या बोला गया होगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, वापस से इसको पैसे की जरूरत पड़ी, नहीं 2 मिनट समझिए बात को, वापस से इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि पब्लिक के पास जाए और पब्लिक से शेयर लेके आए, पैसा लेके आए, इसको क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। दूसरा ऑप्शन होता है कि ये अपने पब्लिक के पास ना जाए बेटा, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाए और उनसे बोले कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? राइट इश्यू। ये आपको पता होना चाहिए आज के बाद। आईपीओ क्या होता है? पहली बार वाला, और बेटा बाद वाले में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मार्केट में जा सकते हो जिसको क्या बोलते हैं? एफपीओ, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? राइट इश्यू। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिए यहां पर, व्हाट इज बायबैक? बेटा कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा था, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को वापस से खत्म कर रही है, इसको क्या बोलते हैं अपन? बायबैक ऑफ शेयर्स। अच्छा, व्हाट इज बोनस शेयर? व्हाट इज बोनस शेयर? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बेटा प्लीज। रिलायंस इंडस्ट्री पहली बार पैसा लेके आई, आईपीओ। पहली बार पैसे लेके आई है, क्या है? आईपीओ। बाद में पैसा लेके आई है तो ऑप्शन क्या था? एफपीओ का भी ऑप्शन था, राइट इश्यू का भी ऑप्शन था। बच्चे ध्यान से सुनना, लेके पता है क्या आ रही थी? पैसा। जब पैसा लेने जाती है तो या तो आईपीओ कहलाता है, या तो एफपीओ कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? राइट इश्यू। जब बेटा कोई कंपनी शेयर इश्यू तो करती है लेकिन फ्री में कर देती है तो उसको पता है क्या बोलते हैं? बोनस इश्यू।
समझिए मेरी बात, जब पैसा पैसा आ रहा है तो या तो आईपीओ होगा या तो एफपीओ होगा या फिर क्या हो जाएगा, राइट इश्यू। जब बेटा पैसा ही नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, बोनस इश्यू। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी वहां पर लिखिए, डिबेंचर और लोन इश्यू एक्सपेंस। ये तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, डिबेंचर या लोन से रिलेटेड कोई खर्चे हैं, इश्यू से रिलेटेड। तो बेटा टोटल कितने खर्चों की बात हो रही है, 6। वापस से ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको इस सेक्शन में जो मुझे पढ़ाना था वो बिल्कुल नहीं पढ़ाया। जो ये चीज तो मैंने आपको इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवाने की कोशिश की है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, शेयर्स, डिबेंचर, इश्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विथ रिस्पेक्ट टू आईपीओ, एफपीओ और राइट इश्यू, या फिर बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर, डिबेंचर। 3 खर्चे इधर है बेटा और 3 खर्चे इधर है। आपको पता है इन 3 खर्चे को, स्टार्टिंग वाले 3 खर्चों को कैपिटल एक्सपेंसेस माना गया है। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंस है तो आप मुझे बताओ सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो वजह बताइए क्यों नहीं मिलेगा। सर बिजनेस प्रोफेशन तो है सर, लीगल भी है, लेकिन रेवेन्यू नहीं है सर। क्या है? कैपिटल। क्योंकि कैपिटल है तो इसका क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन। अभी अपन बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों ये कैपिटल है, ये तो मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए कोई अभी मुझसे पूछने की कोशिश मत करना। इधर इधर देखिए, इधर बेटा अभी अभी अपन बात करेंगे ना, इधर बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर और डिबेंचर और लोन इश्यू एक्सपेंस, ये 3 खर्चों को क्या माना गया है, रेवेन्यू। और बेटा क्योंकि ये रेवेन्यू है तो आप मुझे बताइए क्या इसका डिडक्शन मिल जाएगा? डिडक्शन आसानी से नहीं दोगे बेटा, बिजनेस प्रोफेशन, लीगल, रेवेन्यू। यस सर, डिडक्शन मिल जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, सोच समझ के आंसर करना, मौका दे रहा हूं मैं आपको, सोच समझ के आंसर करना कि why these 3 expense are capital expenditure and why these 3 are expenditure are क्या बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बेटा एफिशिएंसी बढ़ जाती है वो कैपिटलाइजेशन करने वाले। सोचिए, सुनिए मेरी बात, अगर आप यहां डिस्कशन नहीं करोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल याद नहीं रहने वाली है। आईपीओ एफपीओ में आपका तो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, कैपिटल से रिलेटेड तो ये भी है और ये भी है। चलो एक सेकंड, अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं बेटा, इसी लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हो, वरना ये आपको याद नहीं रहेगा। आप मुझे बताओ, जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है तो क्या शेयर कैपिटल में इंक्रीज होता है? एससी मतलब शेयर कैपिटल, क्या वो इंक्रीज हो जाती है? यस। अच्छा, अगर मान लीजिए बेटा, मान लीजिए 10 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, तो यहां पर आपकी शेयर कैपिटल कितने की दिख रही है? 10 करोड़। आपको और पैसे की जरूरत पड़ी और आपने शेयर कैपिटल इश्यू कर दी है 2 करोड़ की, तो आज आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 करोड़। मतलब आईपीओ की वजह से भी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है और एफपीओ की वजह से भी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। एग्री करते हैं क्या इस बात से? अच्छा, तीसरा राइट इश्यू। बेटा राइट इश्यू, आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 5 करोड़ रुपए के शेयर 3 करोड़ में दे दिए, लेकिन 3 करोड़ में दिए तो है ना? अरे यस और नो, क्या कैपिटल वापस से राइट इश्यू में भी क्या कैपिटल इंक्रीज होती है? यस और नो। तो बेटा अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, समझिएगा बात को, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको पता है कौन सा एक्सपेंडिचर मानोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ योर कैपिटल इज बीइंग इंक्रीज तो आप उसको क्या मानोगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, ये वाला बहुत लॉजिकल है। अगर कैपिटल बढ़ रही है तो आप उसको क्या मानोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक काम करिए ना, ये बायबैक ऑफ शेयर में कैपिटल बढ़ रही है क्या? अच्छा, मैं अपने वर्ड्स को मतलब मैं अपनी बात को चेंज करना चाहता हूं बेटा। कैपिटल बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कैपिटल की चेंज से फर्क है। अगर कैपिटल में चेंज आ रहा है, अगर कैपिटल में चेंज आ रहा है तो आप पता है इसको कौन सा एक्सपेंडिचर मानोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, बायबैक ऑफ शेयर्स चेंज तो हो रही है यार, अगर चेंज हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। बायबैक ऑफ शेयर्स में कैपिटल कम होती है या नहीं होती है? आपको पता है बायबैक ऑफ शेयर्स में आप कैपिटल कम करते हो। जैसे बेटा मान लीजिए आपने शेयर कैपिटल को कम करा है 2 करोड़ से, लेकिन आप पता है एक रिजर्व भी तो बनाते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 2 करोड़। तो बेटा आप 2 करोड़ से कम करते हो और वहीं के वहीं 2 करोड़ से क्या बना देते हो? एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या कोई भी इंपैक्ट आपके रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल में पड़ा है? बेटा अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर आपके शेयर होल्डर फंड में चेंज हो रहा है? यस। अगर हो रहा है, अगर बेटा चेंज हो रहा है तो आप उसको क्या मानोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या मानोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेटा लॉजिक के साथ समझ लीजिएगा, बायबैक के केस में आपकी कैपिटल डिक्रीज तो होती है, लेकिन आपका रिजर्व बढ़ जाता है उतने ही अमाउंट से, तो आपके अल्टीमेटली देयर इज नो चेंज।
अल्टीमेटली बेटा क्या होने वाला है वहां पर, नो चेंज, और क्योंकि वहां पर चेंज नहीं है तो आप इसको क्या मान लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए पहले, अच्छा टेक्निकल पार्ट है और मैं आपको बता दूं सिर्फ आपको ट्रिक से ही याद रह सकता है ये। तो यार ये बायबैक ऑफ शेयर्स, आपका बायबैक हो चुका है क्या? तो आप फेमिलियर है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, आपको पता ही होगा जितना बायबैक करते हैं उतना ही क्या बन जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अरे ये सो नो। अच्छा सेकंड बेटा बोनस, एक सेकंड, बोनस शेयर्स, आपको पता है बोनस शेयर से कैपिटल इंक्रीज तो होती है लेकिन सीआरआर डिक्रीज हो जाता है। कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज, उतने ही अमाउंट से सीआरआर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज। अरे ये सो नो। तो कैपिटल में अल्टीमेटली चेंज होता है या कैपिटल एज इट इज रह जाती है, एज इट इज रह जाती है, ये सो नो बेटा। क्योंकि एज इट इज रह रही है तो आप कौन सा एक्सपेंडिचर मानोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा है, डिबेंचर और लोन इश्यू एक्सपेंस। तो बेटा ये तो वैसे भी रेवेन्यू खर्चे हैं। अरे आप लोन लेने जाते हो बेटा, प्रोसेसिंग फीस पे करते हो 2000, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है, वो कौन सा ही खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे यस और नो बेटा, आप लोन लेने जा रहे हो, आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीएमए की रिपोर्ट बनवाई है, तो जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे कर रहे हो वो भी तो लोन इश्यू फीस है ना, लोन से रिलेटेड फीस है ना, यस और नो। तो बेटा वो सब खर्चे क्या होते हैं आपके, रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू मतलब समझते ना यार, छोटे मोटे खर्चे, रेवेन्यू मतलब क्या होते हैं बच्चे, छोटे मोटे खर्चे। अरे यस और नो, बिल्डिंग खरीदना रेवेन्यू होता है या कैपिटल होता है, कैपिटल। बिल्डिंग में एक कील ठुकवाना, रिपेयर करवाना, ये क्या होता है, रेवेन्यू। समझते हैं ना मेरी बात। अब बेटा यहां पर आप है ना उतने लॉजिक के साथ नहीं सोच पाओगे, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपकी कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी कैपिटल में चेंज हो रहा है तो बेटा आप उसको क्या मान लोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर कैपिटल में चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या मान लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेटा इतना तो आप भी समझ गए होंगे, सेक्शन नंबर 37 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन किसका मिल जाएगा यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। किस किस को ये वाली बात क्लियर है बहुत अच्छे से? चलिए एक काम करिए, अब मैं आपसे पूछूंगा सेक्शन नंबर 37 में अभी तक जो जो पढ़ा है, सबसे पहले तो आप मुझे 3 कंडीशन बताइए, कौन कौन सी 3 कंडीशन है। इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, इट मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। मतलब तीनों जगह मस्ट लिखा है, मतलब होना ही चाहिए ये तीनों चीजें, ये सो नो। किसी भी खर्चे को आसानी से नहीं सोचोगे, हर खर्चे को मैं आपको बता दूं बेटा, किसी खर्चे में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत सिर्फ ये 10-12 जो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए ना इनमें ही आएगी। सबसे पहली चीज वो भी नहीं आएगी पढ़ने के बाद, सबसे पहली चीज है सीएसआर एक्टिविटी, डिडक्शन नहीं मिलेगा, रीजन बताइए आप मुझे। देखिए मुझे सिर्फ डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, लेकिन मुझे जानना है आज रीजन, सीएसआर का डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा, वजह, पर्सनल एक्सपेंस। अच्छा एडवर्टीजमेंट, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा, रीजन सर पॉलिटिकल पार्टी मतलब पर्सनल रीजन, पर्सनल पर्पस माना गया है उसको, समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा तीसरी चीज गिफ्ट टू एम्प्लॉय मिल जाएगा क्या, पूजा वगैरह पे खर्चा करें तो, सीए ने कोई फीस पे करी है फॉर अटेंडिंग सेमिनार। अच्छा डिविडेंड का क्यों नहीं मिलेगा, वजह बताइए सर। खर्चे का डिडक्शन लेने के लिए पहले खर्चा होना जरूरी है, खर्चे का डिडक्शन लेने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, खर्चा। डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, आपने आज तक यही पढ़ा है, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे यस और नो। अच्छा इसके बाद मुझे बताइए बेटा प्रोविजन, मैं आपको बता दूं वापस से, आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट, क्योंकि प्रोविजन आपके लिए बहुत काम का है। किसी भी प्रोविजन का इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में किसी भी प्रोविजन का डिडक्शन, सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, and that too is allowed only to banking companies and that too is not in our syllabus of CA इंटर। मतलब हमारे इंटर के अंदर तो कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसका क्या मिलने वाला है आपको, डिडक्शन। समझ रहे हैं क्या मेरी बात। और बेटा ये बात आपके बहुत काम की है, जो जनरल बात होती है ना, जहां पर मैं जनरल बात के जाता हूं वो बातें आपके बहुत काम की होती है, क्योंकि ये प्रोविजन पता है क्या, पता नहीं कितने नामों से दे सकते हैं, तो किसी भी नाम से कोई भी प्रोविजन आ जाए आपको एक ही उसमें उसको क्या करना है, डिसअलाउ। क्लियर है आपको ये बात। अच्छा इसके बाद आपने शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड क्या देखा कि भैया बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि आईपीओ, एफपीओ और राइट इश्यू, या फिर बेटा बायबैक ऑफ शेयर, बोनस शेयर और डिबेंचर और लोन इश्यू एक्सपेंस। बेटा ये खर्चे ना आपको इजीली याद नहीं रह पाएंगे, बस आप लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचना कि अगर कैपिटल में चेंज हो रहा है, इफ देयर इज अ चेंज इन कैपिटल, तो आपको उस खर्चे का क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा, वजह क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
और बेटा अगर खर्चे में चेंज, अगर कैपिटल में चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या मान लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपको क्या मिल जाएगा, उसका डिडक्शन। ये बात क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक और चीज, यही अपन कंटिन्यू करेंगे, इनकम टैक्स ही अपना कंटिन्यू रहेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, सेक्शन नंबर 37 कंप्लीट करना है आज अपन को, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। इधर बेटा टैक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। अच्छा इसको, इस पे आते हैं अपन लास्ट में, ये टैक्सेस वाले पॉइंट पे आते हैं लास्ट में। देखिए पेनल्टी, आप प्लीज उधर क्या लिखा है मत पढ़िएगा, आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चीजों को आंसर करने की कोशिश करना। पेनल्टी का डिडक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पेनल्टी का डिडक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? एक सेकेंड, आप पता है अभी तक आप इतने मैच्योर नहीं हुए कि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग रखकर सोचे। आप नहीं सोच रहे कंडीशन के अकॉर्डिंग, और मैं आपको बता रहा हूं अगर नहीं सोचोगे तो गलत होने वाला है आपका। आप जनरली बस सुनते हो और आंसर करते हो, सुनते हो और आंसर करना ही नहीं है। लॉजिक की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही बेटा, आपको 3 कंडीशन गिवन है, उन 3 कंडीशन के अंदर ही चेक करना है आपको। पेनल्टी का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक सेकेंड बेटा, पेनल्टी बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है क्या? यस। क्या वो लीगल हो सकती है क्या? यस। क्या वो रेवेन्यू भी हो सकती है? अरे खर्चा या तो रेवेन्यू होता है या तो कैपिटल होता है बेटा, खर्चे की 2 ही सूरत होती है, इधर इट इज रेवेन्यू और इट इज कैपिटल। जी बेटा, रेवेन्यू का मतलब कहीं भी फ्रीक्वेंटली से मतलब नहीं होता है। आपने जिंदगी में, आपने 1 साल में 1 चाय भी पी ली ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताइए ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा? पलट रहे हो आप, पहले तो आपने बिना कंडीशन के आंसर करा, अब मैंने आपके सामने कंडीशन लिख दी और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो कि सर क्यों नहीं मिलेगा। बेटा 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 ध्यान से सुनना, एक्सपेंस नहीं है, नहीं बेटा एक्सपेंस तो है। पेनल्टी खर्चा ही होता है आपका। चलो 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 अब ध्यान से सुनो, मैं आपको काम की चीज बताता हूं पेनल्टी से रिलेटेड। प्लीज देखिएगा, एग्जाम में आने वाला है आपको पेनल्टी। बेटा पेनल्टी 2 वजह से लग सकती है, आपको ध्यान से सुनिएगा। पेनल्टी आपको 2 वजह से लग सकती है। फर्स्ट इज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, आपने किसी लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर दिया तो आपको क्या लग जाती है? पेनल्टी। अच्छा पेनल्टी आपको एक और वजह से लग सकती है बेटा, नॉन कंप्लायंस मतलब वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब सभी तरीके से मैंने लिख दिया कि आपने लॉ में कोई बात लिखी थी, आपने उसे नहीं माना तो आपको क्या लगाई जा सकती है? पेनल्टी। अच्छा सेकंड चीज, आपको पता है पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी नहीं पता। पता है नॉन कंप्लायंस की कभी पेनल्टी लगती ही नहीं है। अभी अपन बात करते हैं ना उस पे भी, एक पेनल्टी आपकी लग सकती है फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, एक पेनल्टी आपको लग सकती है फॉर टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आप है ना पेनल्टी को बहुत हल्का शब्द मानते हो, बेटा पेनल्टी कोई हल्की चीज नहीं है, पेनल्टी खतरनाक चीज होती है। ये छोटी मोटी, आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना था आज, आपने नहीं करा तो पेनल्टी थोड़ी लग जाएगी, लेट फीस लगती है उसके लिए। पेनल्टी बहुत खतरनाक है बेटा, पेनल्टी जब लगती है जब बिल्कुल पता चल जाता है कि आपने चोरी की है। पेनल्टी बहुत खतरनाक चीज होती है, मैं आपको बता दूं। पेनल्टी आपको जब ही लगती है जब बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, एविडेंस होते हैं कि आपने पता है टैक्स की क्या की है, चोरी की है, या लॉ के अगेंस्ट आपने कुछ ऐसा कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपने बेटा किसी, जैसे मान लीजिए यार किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो मतलब वो एविडेंटरी हो चुका है, मतलब एविडेंस है, और कोर्ट, जब कोर्ट बेटा कंक्लूड कर देती है ना तो ही वो क्या लगाती है? पेनल्टी। पेनल्टी छोटे मोटे केसेस में लगती ही नहीं है, पेनल्टी बहुत बड़े केसेस में लगती है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो बेटा पेनल्टी अगर वायलेशन ऑफ लॉ की है, जैसे मान लीजिए बेटा इनकम टैक्स में बोला था कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो आपको शायद 25% का क्या लगता है? सरचार्ज। याद है आपको? अगर इनकम 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा? 25%। 2 करोड़ से 5 करोड़, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो कितना सरचार्ज लगेगा आपको? 25%। बेटा आपने सरचार्ज नहीं लगाया, आप तो सरचार्ज छोड़ो,
आपकी इनकम थी 5 करोड़, बेटा आपकी इनकम 5 करोड़ थी, आपने सरचार्ज तो छोड़ो टैक्स भी पे नहीं किया, टैक्स भी पे नहीं किया। और सुनिए मेरी बात, सरकार के पास एविडेंस आ चुके थे, सरकार ने आपको पकड़ लिया है और सरकार ने बेटा कंक्लूड कर लिया है कि आपने टैक्स की चोरी की है। तो जिस दिन सरकार आपसे कंक्लूड कर लेगी कि आपने टैक्स की चोरी की है, उस दिन पता है वो आप पे क्या लगा देगी? पेनल्टी। मतलब इतने इजीली वो पेनल्टी नहीं लगाती है, पेनल्टी बेटा जब ही लगाती है जब बिल्कुल सब कुछ कंक्लूड हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। और एक कौन सी पेनल्टी हो सकती है? पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए बेटा एपीटी ने आप लोगों से वादा किया था कि आपका सिलेबस इतनी इतनी तारीख को कंक्लूड होगा, अगर नहीं होगा तो हम आपको 2000 रुपए की पेनल्टी पे करेंगे। ये आपका और एपीटी का कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, मजाक मस्ती मत करिए अभी। इधर सब लोग इधर ध्यान दें। मैंने आपसे क्या बोला बेटा? एपीटी का और आपका ये है आप लोग इंटर और ये है एपीटी। यहां पर बेटा एक डेट फिक्स हुई थी कि 31 अगस्त तक अपना क्या हो जाएगा? सिलेबस का कंप्लीशन। और एपीटी ने ये वादा किया था कि अगर 31 अगस्त तक सिलेबस का कंप्लीशन नहीं हुआ तो आप हमसे 2000 रुपए की पेनल्टी चार्ज कीजिएगा। एक चीज बताओ, और बेटा एक पेनल्टी पता है किसकी है? मिस्टर माज ने टैक्स की चोरी की है, मिस्टर माज ने टैक्स की चोरी की है और इन पे क्या लगाई जा रही है? पेनल्टी। बेटा दो टाइप की पेनल्टी आपके सामने, आप मुझे बताओ कौन सी वाली पेनल्टी खतरनाक है? सर लॉ के वायलेशन की पेनल्टी खतरनाक है। सर ये नॉर्मली जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई छोटी मोटी पेनल्टी लग रही है तो ये कोई खतरनाक चीज नहीं है। अरे ये सो नो। तो बेटा ये वाली जो पेनल्टी है ना, दिस इज अलाउड। ये आपको क्या होने वाली है? अलाउ होने वाली है। क्योंकि ध्यान से सुनिए ना आप लोग, क्या ये बिजनेस प्रोफेशन की वजह से है? यस। क्या ये लीगल है? यस। क्या ये रेवेन्यू भी है? यस। तो बेटा अगर कोई भी खर्चा 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपको डिडक्शन मिलने ही वाला है इसका। लेकिन बेटा यहां पर इधर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये वाला बिजनेस प्रोफेशन की वजह से तो है, ये वाला रेवेन्यू भी है, लेकिन ये लीगल नहीं है बेटा, ये इलीगल काम करने की वजह से लगा है। तो क्या इस वाली पेनल्टी का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं। तो पेनल्टी से रिलेटेड आपको पता है क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है पेनल्टी दो टाइप की हो सकती है, फॉर ब्रीच ऑफ लॉ और फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बेटा ब्रीच ऑफ लॉ की पेनल्टी है तो कभी भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, खतरनाक पेनल्टी होती है वो, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। लेकिन बेटा अगर पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या उसका डिडक्शन मिल सकता है? आप मुझे बता दें। अरे यस और नो? तो ध्यान से सुन लीजिए बेटा, आप लोग हल्के में ले रहे हैं सेक्शन नंबर 36 को, 37 को मैं आपको बता दूं हल्का सेक्शन नहीं है वो। आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बिना सोल्व नहीं होगा, और बल्कि मैं आपको बता रहा हूं मल्टीपल टाइम आपको सेक्शन 37 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन क्वेश्चन। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। इसके बाद बेटा फ्रीबीज। ये फ्रीबीज का मतलब पता है क्या होता है? ध्यान से सुनिए सभी लोग। ये फ्री, मैं आपको पता है बस ये 2-3-4 खर्चे पढ़ के एक बार क्विक रिकैप करवाऊंगा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर एनालिसिस की जरूरत है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुन लीजिए बेटा। फ्रीबीज की बात कर रहा हूं मैं। ये फ्रीबीज क्या होते हैं आपको पता है? ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना इनके, और पता है ये जो मेडिकल वाले जो स्टोर होते हैं ना, इनके टाई-अप्स होते हैं, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स। सुना तो होगा आपने ऐसा, पापा मम्मी बता तो रहे थे ऐसा कुछ। सब लोग ध्यान से सुन ले। यहां पर बेटा ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनके किससे टाई-अप्स होते हैं? डॉक्टर से। आपको पता है हॉस्पिटल्स डॉक्टर से, डॉक्टर्स को ऐसी मेडिसिन लेने का मतलब बोलते हैं कि वो जो इसी या तो इसी मेडिकल स्टोर पे मिलती है, या फिर बेटा, या फिर आपको पता है आप जाते हो प्राइवेट डॉक्टर के पास, वो अगर कुछ बेटा बड़ी बीमारी होती है ना, बड़ी डिजीज होती है, तो वो आपको एक हॉस्पिटल रिकमेंड करता है। आप समझिए बेटा, ये इन दोनों का काम एक साथ ही चलता है। ये इनकी हेल्प करते हैं और ये किनकी हेल्प करते हैं? इनकी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये जो मेडिकल हॉस्पिटल्स वाले हैं ना, ये हॉस्पिटल्स वाले जो है, ये लोग पता है डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप्स पे भेजते हैं। ये लोग डॉक्टर्स को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग उनको ट्रेवलिंग पे मतलब उनको घुमाने भेजते हैं बाहर विदेशों में, और बेटा ये उनको इंडिया के अंदर भी महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। आपको पता है वजह क्या है? क्योंकि बेटा इनका चलना किस पे डिपेंड करता है? इन डॉक्टर्स पे। अरे यस और नो? लेकिन आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, यहां पर है ना जिंदगी और मौत का सवाल रहता है, और इस वजह से ये जो डॉक्टर एक्ट होता है ना, जैसे सीए का एक्ट है वैसे ही डॉक्टर एक्ट है ना, वहां पर लिखा है कि यार आप किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी मेडिकल स्टोर से फ्री में कुछ भी रिसीव नहीं करोगे। अगर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल। अगर बेटा कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल से या किसी मेडिकल स्टोर से फ्री में कोई भी चीज ले रहा है, तो बेटा जो फ्रीबीज उसको मिल रही है वो इलीगल हो जाएगी एज पर डॉक्टर एक्ट। और आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि लालच वाली चीज वहां पर इन्वॉल्व है। तो बेटा वहां पर एज पर डॉक्टर एक्ट मतलब एक एक्ट है जो मना कर रहा है कि आप नहीं ले सकते। तो आप मुझे बताइए, क्या इस फ्रीबीज का
एक हॉस्पिटल है जिसने बेटा डॉक्टर के लिए कोई खर्चा करा है 10 करोड़ रुपए का, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? इट इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, यस। अरे बेटा उस खर्चे को करने की वजह तो क्या ही थी? बिजनेस प्रोफेशन। इट इज रेवेन्यू इन नेचर, यस। लेकिन क्या वो लीगल है या वो इलीगल है? सर वो इलीगल है क्योंकि डॉक्टर एक मतलब उनका पर्सनल एक्ट उस चीज को मना करता है, इसीलिए आपके सामने यहाँ पर लिखा है। बेटा अगर कभी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर वगैरह को फ्रीबीज मिला है तो आप उसको डिडक्शन लोगे या नहीं लोगे? नहीं लोगे। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा इसके बाद बेटा, इसके बाद वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। एक सेकेंड, इनकम टैक्स पे करने के आपके पास पैसे नहीं थे, आप गए बैंक के पास, आपने लोन लिया है इनकम टैक्स को पे करने के लिए, तो मुझे आप एक चीज बताइए, क्या उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? इस पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा, इस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड रखो। इसके बाद देखो टैक्स ऑडिट फीस, लिटिगेशन एक्सपेंस, ध्यान से सुनिए सभी लोग। टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, सीए करता है, और बेटा लिटिगेशन वकील भी करते हैं, सीए भी करते हैं। तो भैया अगर कोई कंपनी टैक्स ऑडिट फीस पे कर रही है या लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए एज पर सेक्शन नंबर 37? सर बिजनेस प्रोफेशन की वजह से हो रहा है, लीगल भी है और रेवेन्यू भी है, तो तीनों कंडीशन ये से तो आपको इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। अरे ये सुनो, और लास्ट में एक और चीज देखिए जल्दी से, प्रीमियम पेड बाय द फर्म ऑन द कीवेन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पार्टनर, इसका भी आपको क्या मिलना चाहिए? डिडक्शन। बेटा अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं और इस बार मैं थोड़ा सा है ना, मतलब थोड़ा अलग तरीके से पूछूंगा, और अगर किसी ने नहीं बताया फिर मैं देखूंगा। अभी अब मुझे आपको एक बहुत खास पॉइंट बताना है जो कि बहुत काम का होने वाला है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसकी वजह से मैंने उसको होल्ड पे कर लिया था। बस ये देख लीजिए सेक्शन नंबर 37 में, हाँ, टैक्सेस आपके कितने टाइप के होते हैं? आपने मुझे बचपन में बताया था 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना? बचपन में बताया था कभी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, पता है आपको ये? अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, टैक्स, फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट, और फिर क्या लिखा है, पेनल्टी। 3 चीजें हैं बेटा, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिए, बस आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ फॉर्मेट देख लीजिए बेटा। यहां पर 2 टाइप के खर्चे लिखे हैं, एक तो लिखा है इनकम टैक्स और दूसरा क्या लिखा है, जीएसटी। अच्छा जीएसटी में बेटा एक तो हो सकता है जीएसटी का टैक्स, जैसे इनकम, अपन तो इनकम टैक्स का अज्यूम करके चलते हैं बेटा। इनकम टैक्स में मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए थी, आपने उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, मान लीजिए बेटा 15 लाख रुपए का टैक्स आया, आपको आता है वो कैलकुलेशन करना, उसी को आप क्या बोलते हो, टैक्स। अरे ये सो नो, अरे वो आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करते हो, उस पर सरचार्ज लगा देते हो और उसको एचईसी के अंदर रख देते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, टैक्स। क्लियर है आपको ये चीज? बेटा कभी अगर आप इनकम टैक्स पे करने में लेट करते हो तो आपको इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है। अरे इनकम टैक्स आपको पे करना था आज, लेकिन आपने पे करा 2 महीने बाद, तो बेटा आपको 2 महीने का क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स। अच्छा तीसरी चीज पेनल्टी, बेटा आपने इनकम टैक्स पे ही नहीं करा था, आप पकड़ा गए हो, तो आपको पता है सरकार सबसे पहले तो मांगेगी टैक्स, बोलेगी आप हमें क्या पे कर दो, टैक्स। लेकिन बेटा सिर्फ टैक्स लेके खुश थोड़ी होगी, आपको पता है सरकार ने आपको पकड़ा है बेटा, सरकार इस बार आपको लूटेगी बुरी तरीके से, और सरकार आपको पता है वायलेशन ऑफ लॉ की क्या लगाने वाली है, पेनल्टी। और बेटा पेनल्टी खतरनाक होती है, मैं आपको बता दूं, पेनल्टी अगर आपने 10 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है, या फिर मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए आए थे आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपका सेल थी, आपने इसको एज अ सेल शो नहीं करा, आपने इसे छुपा लिया, ये सेल थी, आपने सेल शो नहीं करा, इसको छुपा लिया। आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, इस 10 करोड़ पे आपको टैक्स लगा देंगे, टैक्स आ जाएगा आपका 3-4 करोड़ कुछ। लेकिन आप ये मत समझना कि 3-4 करोड़ का टैक्स पे करके आप बच जाओगे, बेटा इस 3-4 करोड़ के अलावा वो आप पे पेनल्टी लगा देंगे 5-6 करोड़ की। तो जितने आपने छुपाए थे ना, जितने आपने चुराए थे, आपके वो पूरे डूब जाते हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूं उससे ज्यादा तक की वो पेनल्टी लगा देते हैं। वो तो इंडिया में एक लॉ है कि कभी भी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा कभी भी पेनल्टी नहीं हो सकती, इसलिए उनको रोकना पड़ता है, नहीं तो वो पेनल्टी बहुत खतरनाक लगाते हैं। अगर टैक्स आप फर्स्ट टाइम में पे कर दो तो बहुत खुश रहोगे, अगर उनने पकड़ लिया और पे करवाया तो बेटा आपकी ऐसी की तैसी होने वाली है। फिर ये सब लोग ध्यान रखना, और किसी की फैमिली में अगर ऐसा हो तो समझा देना कि खुद से पे करने में मैक्सिमम लगता है 30%, मैक्सिमम सरचार्ज भी लगता है 37%, और इन दोनों पे एचईसी लगता है 4%। कब लगता है बेटा, जब खुद से पे करा। अगर खुद से पे नहीं करा तो टैक्स आपका 100% तक पहुंच सकता है, मतलब जितना आपका अमाउंट है, जितना आपने चुराया है, पूरा का पूरा आपका टैक्स बन सकता है। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। एक तो हो गया टैक्स, फिर क्या हो गया इंटरेस्ट, तीसरी क्या हो गई पेनल्टी।
अच्छा ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इनकम टैक्स की भी हो गई और किसकी भी हो गई बेटा, जीएसटी की भी। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इनकम टैक्स की लड़ाई है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ही अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का क्या नहीं मिलेगा बेटा, कभी भी डिडक्शन, चाहे टैक्स हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे पेनल्टी। मतलब आप समझिए मेरी बात को, और इसकी वजह भी बता देता हूं बेटा मैं आपको। सरकार बोलती है इनकम टैक्स पे करना किसी भी पर्सन की, किसी भी एंटिटी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हम आपको इसका क्या नहीं देंगे, डिडक्शन। इनकम टैक्स पे करना आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, पर्सनल। मतलब क्या ये बिजनेस प्रोफेशन की वजह से है, नहीं। क्या ये बिजनेस प्रोफेशन की वजह से है, नहीं। सरकार मानती है बेटा ऐसा कि आपको इनकम टैक्स पे करना आपकी क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मुझे बताइए क्या इसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटा इनकम टैक्स का नहीं मिलेगा, क्या उसके इंटरेस्ट का मिलेगा, नहीं। क्या उसकी पेनल्टी का मिलेगा, नहीं। अच्छा यहां पर तो और कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको लेट फीस लगती है, उसका भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं। आप समझिए मेरी बात, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज होगी आपको उसका क्या नहीं मिलेगा यार, डिडक्शन। लेकिन बेटा जीएसटी के बारे में सरकार बोलती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जीएसटी इज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। आपके बिजनेस प्रोफेशन के करने की वजह से आपको क्या लगा है, जीएसटी इज लीगल, जीएसटी इज रेवेन्यू इन नेचर। तो बेटा जीएसटी का आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, आज के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन नंबर 37। लेकिन बेटा इनकम टैक्स के अंदर किसका डिडक्शन मिल जाएगा, जीएसटी। चाहे आप टैक्स पे करो, चाहे आप इंटरेस्ट पे करो, चाहे आप बेटा फीस पे करो, आपको सभी केसेस में पता है क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। लेकिन पेनल्टी का नहीं मिलेगा, वजह बताइए आप मुझे, क्या है बेटा। अभी अपन ने सीखा था पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी लॉ के ब्रीच की पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जीएसटी भी एक लॉ है आपका, अगर आपने उसका ब्रीच करा है, उसकी पेनल्टी है, उसका आपको क्या नहीं मिलेगा बेटा, डिडक्शन। बाकी सभी चीजों का आपको क्या मिल जाएगा यार, डिडक्शन। एक काम करिए सब लोग, लिखा है सब्जेक्ट टू 43B, किससे पूछना पड़ेगा यार, पापा से। एक काम करते ना यार, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग। पहले तो आप मुझे बताओ क्या आपको ये टैक्स वाला क्लियर है, क्योंकि बेटा ये टैक्स वाला आपके लिए बहुत काम का है। इनकम टैक्स के कोई भी खर्चा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बेटा किससे रिलेटेड मिल जाएंगे, जीएसटी। अच्छा जीएसटी से रिलेटेड वैसे तो सभी चीज मिल जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, पेनल्टी। क्योंकि पेनल्टी तो किसी भी लॉ की कभी भी नहीं मिलती। क्या आपको ये बात क्लियर है, अच्छे से एक बार हाथ उठा के बता दें, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, वरना आगे नहीं बढ़ना चाहिए अपन को। क्या ये बात आपको पहले तो ये एक और पॉइंट अपन ने छोड़ दिया था, इसको आप लोग रीड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड बेटा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, आपके काम आने वाली है, क्योंकि बेटा एग्जाम में वो पूछ लेता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड वैसे तो कोई भी चीज अलाउड नहीं होगी, लेकिन पता है एक चीज अलाउड हो जाएगी, कोई खर्चा अगर सीए को पे किया गया है, अगर सीए की फीस पे की गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, या फिर कोई भी खर्चा इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर सीए को पे किया गया है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सरकार को पे किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, अगर आपने फीस वगैरह पे करी है तो डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक काम करिए, अब मुझे आपसे बहुत सारी चीजें पूछनी है और बिल्कुल भी मैं क्लास नहीं छोड़ने वाला हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 36 पे आ जाइए जल्दी से, सेक्शन नंबर 36। और बेटा अगर किसी ने, अगर कोई मुझे पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं पाया गया है तो आज वो रौद्र रूप का सामना करेगा। सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36 स्पेसिफिक था या जनरल था? चलिए सेक्शन नंबर 36 स्पेसिफिक डिडक्शन, सेक्शन नंबर 37 जनरल डिडक्शन। बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ 10-15 मिनट के अंदर जो रिवाइज करवाने वाला हूँ, ये बहुत काम का है और आपको इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये सेक्शन आपके बहुत काम के हैं, आप इनको लाइटली ले रहे हैं अभी तक। सेक्शन नंबर 36 स्पेसिफिक डिडक्शन, अगर आपने बेटा स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने बेटा एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कैश में नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय पे किया गया है, डिडक्शन मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू 43B, बेटा ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मुझे बताना है, याद दिलाना है कि यहाँ पर 43B था, तो बेटा बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू 43B। अच्छा इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट पर्सनल पर्पस है तो नहीं मिलेगा। अच्छा इंटरेस्ट बिजनेस पर्पस है तो 2 लोगों से हो सकता है, 5 लोग या फिर अदर। अगर 5 लोगों से है तो डिडक्शन मिल जाएगा। और बेटा अगर 1 सेकंड 5 लोगों से है तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा, 43B। अच्छा 5 के अलावा है तो भी मिल जाएगा, लेकिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या है दोनों में सर, सब्जेक्ट टू 43B का फर्क है। 5 लोगों के केस में कौन टांग अड़ाएगा बेटा, 43B। वेरी गुड।
अब एक काम करिए सब लोग, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। सर डिडक्शन मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? मंथली बेसिस एसएलएम। अच्छा, अगर किसी महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा होंगे तो आप उसको पूरा का पूरा एक महीना कंसीडर करने वाले हो। क्लियर है आपको ये बात? अच्छा, अभी तक आप 43B वाले 2 पॉइंट पढ़ चुके हो। फर्स्ट इज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल्स। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा बच्चे, इसके बाद अगर आपके एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है अच्छे फंड में, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा? पापा से। आपको किससे पूछना पड़ेगा बेटा? 43B से। तो तीसरा केस क्या हो गया आपका? 43B वाला, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल, और बेटा तीसरा क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड। अच्छा, इसके बाद बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना, क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगा? यस और नो? अच्छा, डिडक्शन मिल जाएगा, किससे पूछना पड़ेगा? पापा से। तो बेटा पापा से पूछने का ये कौन सा पॉइंट हो गया है? 4। वापस से ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला? अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना, आपको उसका डिडक्शन मिलने वाला है, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा? 43B से। हमें नहीं मालूम, आपको और मुझे नहीं मालूम बेटा व्हाट इज 43B, जब आएगा तो समझेंगे। अभी तो ये मालूम है कि कोई सेक्शन टांग अड़ा रहा है जिसका नाम क्या है यार? 43B। अच्छा, एक और चीज बताइए, क्या यहाँ पर कुछ लिमिट थी? सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विल बी कंपेयर्ड विद, एक मिनट, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना, सब लोग ध्यान से सुन ले। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना, डिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू 43B। कितना मिलेगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विल बी कंपेयर्ड विद 10% ऑफ सैलरी इन व्हिचएवर इज लोअर, आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। अच्छा, अगर आपने एसटीटी पे किया है, सीटीटी पे किया है, पीजीबीपी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस किए गए हैं तो देखना पड़ेगा किसने किए। सुनिए मेरी बात, अगर फैमिली प्लानिंग के खर्चे किए तो आपको देखना पड़ेगा कंपनी ने किए या अदर। अगर अदर नहीं किए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, कंपनी ने किए हैं तो डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, खर्चे 2 टाइप के होंगे बेटा, रेवेन्यू और कैपिटल। सर रेवेन्यू है तो पूरा मिल जाएगा, कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये बात क्लियर है आपको? पक्का क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसके अलावा एक सेकंड, वेरी गुड सर, बेड डेट्स। बेटा ध्यान से सुनना, बेड डेट से रिलेटेड, बेड डेट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्चुअल और प्रोविजन। एक सेकंड रुक जाओ यार, बेड डेट तो छोटी मोटी चीज है, प्रोविजन बड़ी चीज है। प्रोविजन का बताइए मुझे, किसी भी प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर प्रोविजन फॉर बेड डेट, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, खत्म बात। बेड डेट 2 टाइप के होंगे, एक्चुअल और प्रोविजन। एक्चुअल बेटा अगर सेल से रिलेटेड होगा तो डिडक्शन मिलेगा, सेल से रिलेटेड नहीं होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, एक और चीज, अगर बेटा कभी को बेड डेट की रिकवरी हो जाती है तो क्या कुछ अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है? फॉर्मूला बताइए। रिकवरी माइनस जो पहले टैक्सेबल हुआ था, तो बेटा वो पहले टैक्सेबल हुआ था, लॉजिकली क्लियर है, लेकिन वर्ड क्या था? रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। ध्यान रखना बच्चे, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब आपको नहीं पता कि एग्जाम में कितने इसके रेलेवेंस होने वाले हैं इस फॉर्मूले के। रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर आपको क्या होने वाला है? टैक्सेबल अंडर दी पीडीबीपी। अच्छा बैठ जाइए, सेक्शन नंबर 37, कौन खुद से बताएगा मुझे? सेक्शन नंबर 37 जनरल। अच्छा, सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? किसी भी खर्चे का डिडक्शन लेने के लिए कितनी कंडीशन का अप्लाई करनी पड़ेगी? 3। कौन कौन सी कंडीशन है? रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। अच्छा, तीनों खर्चे मतलब तीनों कंडीशन एंड है या और है? सर ये तीनों कंडीशन कैसी है? एंड। ये क्लियर है आपको बात? चलिए बैठ जाइए, अब मैं आपके सामने कुछ खर्चों की बात करूंगा, वो खर्चों के बारे में आप मुझे बताएंगे जल्दी से। अगर आप पार्टिसिपेट करते नहीं पाए गए तो फिर मैं आपको बताता हूं। सीएसआर एक्सपेंसेस डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा, वजह बताइए। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए, अगर किसी सीए ने सेमिनार फीस पे करी है, क्या डिडक्शन मिल जाएगा? अगर एपीटी ने पूजा पे कोई खर्चा करा है, डिडक्शन मिल जाएगा? पक्का? अच्छा बेटा, मैंने अपना एडवर्टीजमेंट करवाया, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता तो हूं नहीं, तो मैंने अपना एडवर्टीजमेंट करवाया कि मास्टर अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं। अरे शाहरुख खान आया था, शाहरुख खान ने यहीं आके डांस करा कि मास्टर बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं, बताइए डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अच्छा, मोदी जी अगर आकर कहते हैं मित्रों मास्टर बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए, इसके बाद बेटा एक चीज, इसके बाद मुझे बताइए, इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी खर्चे का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। वजह बता दीजिए मुझे, वजह। सर उसको पर्सनल एक्सपेंडिचर माना गया है, सरकार मान के चल रही है कि किसी भी पर्सन को उसका इनकम टैक्स पे करना, उसकी कौन सी लायबिलिटी है? पर्सनल।
आपको पता है अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं, आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है। बेटा आपकी जमीन जायदाद कुछ भी बेच के इनकम टैक्स रिकवर कर लिया जाता है। अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है तो आप बच नहीं पाओगे इनकम टैक्स से। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे पेनल्टी हो, कोई भी खर्चा आपको क्या नहीं होगा, अलाउड। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जीएसटी से रिलेटेड खर्चे अलाउ हो जाएंगे? लेकिन क्या जीएसटी से रिलेटेड पेनल्टी अलाउ होगी? अरे जीएसटी जाए भाड़ में, क्या किसी भी लॉ से रिलेटेड पेनल्टी अलाउ होगी? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेनल्टी अलाउ हो सकती है? यस। अरे क्लियर है या नहीं? मैं भूल गया इसके अलावा खर्चों के नाम। हाँ ये कीवेन इंश्योरेंस, कीवेन इंश्योरेंस का आपने क्या करवाया है, डिडक्शन, मतलब प्रीमियम पे करा, क्या डिडक्शन मिल जाएगा? यस। अच्छा अगर आपने सीए को कोई फीस पे करी है, वकील को कोई फीस पे करी है, क्या डिडक्शन मिल जाएगा? यस। सब कुछ बता दिया, बैठ जाइए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अब चुप हो जाइए। सेक्शन नंबर 36 एंड सेक्शन नंबर 37 मिला के प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 43 भी अभी तक 5 जगह पे आपके टांग अड़ाने आया है। पहला था बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉई, इंटरेस्ट ऑन नॉन टेकन फ्रॉम 5 पीपल्स, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। और इसके बाद बेटा डायरेक्ट 37 में आया आपके सामने जीएसटी के सामने। चलिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पूछ रही है कल अपन ने पीजीबीपी में सेक्शन 37 तक कंप्लीट कर लिया था, तो पीजीबीपी का अपना मेन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो सबसे बड़ा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। 2 छोटे छोटे से हिस्से इसके और इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी ने अभी तक अगर क्लास अटेंड नहीं भी की है या किसी का बैकलॉग हो गया है तो उसको भी अब जो अपन आज से पढ़ेंगे वो उसको समझ भी आने वाला है और काम की चीजें ज्यादा है। मतलब अब बेटा जो भी अपन पढ़ने वाले हैं सब आपका काम का होने वाला है, सब इजी होने वाला है, इजी। कोई भी चीज वेग नहीं होगी, मजा आएगा पढ़ने में, आपको इजी होने वाला है। और छोटे छोटे से 2 पार्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा पीजीबीपी पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज जानना पड़ेगी कि टीडीएस क्या होता है। आप मुझे बताएंगे टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप मुझे कम से कम उसका फुल फॉर्म तो बता देंगे, आपने मुझे बता दिया। अब ध्यान से सुन ले सब लोग। बेटा आप लोग को मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है व्हाट इज टीडीएस। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है। किसी के घर में अगर किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट भी हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ना उनको पता है ना आपको पता है कि टीडीएस होता क्या है। तो आज अपन समझेंगे व्हाट इज टीडीएस। अच्छा टीडीएस के बारे में एक चीज तो ये जान ले कि टीडीएस अपना एक सेपरेट टॉपिक है। इसका पीजीबीपी से कोई लेना देना नहीं है। पीजीबीपी एक अपना टॉपिक है जो कि बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेटा इस टॉपिक के बाद सबसे अगर काम की चीज आप पढ़ोगे पूरे आपके सिलेबस में तो वो आपका टीडीएस टीसीएस का टॉपिक होने वाला है। मतलब 2 टॉपिक जो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, फर्स्ट इज पीजीबीपी, सेकंड इज टीडीएस टीसीएस। तो इन 2 टॉपिक पे तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम करना है, इसलिए हमको इसलिए भी इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पीजीबीपी को समझने के लिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि टीडीएस होता क्या है। सिर्फ समझेंगे कि व्हाट इज टीडीएस। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। प्लीज बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग फोकस करेंगे। मैं रिपीट नहीं करूंगा चीजों को, एक बार बताऊंगा क्योंकि रिस्पेक्टिव टॉपिक में फिर अपन जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊंगा कि टीडीएस होता क्या है। सर इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? बेटा इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये तो अभी मैं भी पता नहीं लगा पाया हूं। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तेको भी बताता हूं। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा ना फिर अपन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो बेटा कर ही नहीं सकते अपन। मतलब आप ये समझ लीजिए पूरे प्रोविजन का लिंक करके एक क्वेश्चन आता है। तो अभी आपने आगे के सेक्शन नहीं पढ़े ना तो आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता अभी सोल्व। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं। एक पर्सन है आपके सामने, एपीटी प्राइवेट लिमिटेड। सभी लोग फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेना यार टीडीएस को। एक आपके सामने पर्सन है एपीटी और बेटा आपके सामने एक और पर्सन है मिस्टर माज। अच्छा यहाँ पर ये जो इधर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मजाक मस्ती मत करिएगा, बहुत काम की चीज अपन को डिस्कस करनी है, प्लीज फोकस करेंगे पीछे। तो बेटा एक पर्सन है एपीटी और दूसरे पर्सन है मिस्टर माज। अच्छा यहाँ पर ये जो मिस्टर माज है ना ये एपीटी को बेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सर्विस को हम बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विस। मिस्टर माज एपीटी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नाम क्या है यार? प्रोफेशनल सर्विस। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, जब एपीटी को सर्विस मिल रही है तो क्या एपीटी को बदले में मिस्टर माज को पेमेंट करना चाहिए? अरे यस और नो? तो बेटा ये देखिए यहां से एक एरो आ रहा है। मिस्टर मास कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोफेशनल सर्विस। किसको? एपीटी को। अच्छा एपीटी को बदले में मिस्टर मास को क्या कर देना चाहिए? पेमेंट। अच्छा मैं आपको टीडीएस के बारे में, बेटा टीडीएस के कई सेक्शंस आप पढ़ने वाले हो, कई इंपॉर्टेंट सेक्शन आप पढ़ने वाले हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम का मतलब टॉपिक होने वाला है टीडीएस। टीडीएस का सिर्फ एक सेक्शन समझने के पर्सपेक्टिव से बस उसकी कहानी बस छोटी सी बता रहा हूं समरी में।
एक सेक्शन है बेटा 194J, जितना बता रहा हूं इतना तो सेक्शन ध्यान रखना, आगे आप टीडीएस के कम से कम 20-25 सेक्शन पढ़ने वाले हो। एक सेक्शन, ये भी बेटा सेक्शन अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इसकी एक समरी बता रहा हूं आपको। सेक्शन नंबर 194J, इस सेक्शन का बेटा ये सेक्शन बोलता है कि जब भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जब भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, अगर वो सर्विसेज 30,000 रुपए से ज्यादा की हो, मतलब 30,000 की क्या हो गई लिमिट, सर्विस कौन सी हो गई प्रोफेशनल, लिमिट कितनी हो गई है 30,000। 194J नाम का सेक्शन आपसे बोलेगा कि अगर ऐसा हो रहा है, मतलब 30,000 से ज्यादा की प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो आप 10% का क्या डिडक्ट कर लेना, टीडीएस। आप समझिएगा मेरी बात को, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप सेक्शन देख लीजिए, टीडीएस का एक सेक्शन, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि एक सेक्शन है 194J। और बेटा 194J आपको पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो प्रोफेशनल, तो आपके ऊपर भी बेटा 194J ही एप्लीकेबल होने वाला है मेनली। तो 194J पता है क्या बोलता है, कोई भी पर्सन अगर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो 30,000 से ज्यादा की है, तो आप उसका कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट कर लो, 10%। तो आपको 194J के बारे में अभी बेटा ये मैंने आपको 194J का 25% हिस्सा भी नहीं बताया, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताऊंगा। सेक्शन नंबर 194J, लिमिट कितनी है आप मुझे बता दें, 30,000। सर्विस का नाम क्या है, प्रोफेशनल सर्विस, टीडीएस का रेट कितना है, 10%। अब इस चीज को बस ध्यान रखिएगा, यहां पर बेटा ये जो मिस्टर माज है ना, मिस्टर माज ने एपीटी को सर्विस प्रोवाइड करी है, उस सर्विस की वैल्यू है 50,000 रुपए। मिस्टर मास ने एपीटी को कितने की सर्विस प्रोवाइड करी है, 50,000। आप मुझे बताइए यहां पर एपीटी को मिस्टर मास को कितना पेमेंट करना चाहिए था, एपीटी को कितना पेमेंट करना चाहिए था। एक सेकंड बेटा, 2 मिनट के लिए टीडीएस को छोड़ के, टीडीएस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, एपीटी को कितना पेमेंट करना चाहिए था, 50,000। क्योंकि टीडीएस क्या होता है ये तो आप अभी मेरे साथ ही पढ़ रहे हो। तो यहां पर एपीटी के हाथ में आई है 50,000 की सर्विस, तो बेटा एपीटी की जेब से भी कितने पैसे जाना चाहिए थे, 50,000 रुपीज। मतलब आप समझते हो ना, कंसीडरेशन होती है यार हर चीज की, बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है, सर्विसेज के बदले में क्या देना चाहिए था, 50,000 रुपीज। लेकिन आपको पता है यहां पर ये जो एपीटी है ना, मिस्टर मास को बेटा पूरे 50,000 पे नहीं करेंगे। आपको पता है क्यों नहीं पे करेंगे, सेक्शन नंबर कौन सा हिट कर रहा है, 194J। क्या ये सर्विस प्रोफेशनल सर्विस है, यस। क्या ये 30,000 से ज्यादा है, यस। तो बेटा अगर जब भी ऐसा होगा तो आप पता है 10% का क्या डिडक्ट कर लोगे, टीडीएस। तो आप एक काम करिए ना, 50,000 का 10% हटा दो तो कितना बच जाएगा, 45,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो ये अपन रिस्पेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अब पीजीबीपी को समझने के लिए भी ये चीज अपन को समझना पड़ेगी। तो बेटा यहां पर एपीटी मिस्टर मास को पता है कितना पेमेंट करेगा, एपीटी मिस्टर मास को पे कर देगा 45,000। आपको पता है क्यों वो पूरे 50,000 पे नहीं कर रहा, क्योंकि टीडीएस का सेक्शन उससे मना कर रहा है कि यार पूरा पेमेंट मत करना। आपको इतनी बात क्लियर है क्या अभी तक की। एक बार अगर मैं रिकैप करवाना चाहूं, एक बार वापस से बताना चाहूं, तो कितने की प्रोफेशनल सर्विस का एक्सचेंज हुआ है, 50,000। बदले में पेमेंट अभी तक कितना गया है, 45,000। एक चीज बताइएगा ईमानदारी से, प्लीज फोकस भी करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे। आप मुझे बताइए यहां पर मिस्टर मास को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है अभी तक। क्यों नुकसान हो रहा है सर, उन्होंने काम करके दिया है 50,000 का, लेकिन पॉकेट में पैसा कितना आया है, 45,000। तो मिस्टर मास बेटा कौन पार्टी है जिसको अभी तक क्या होता दिख रहा है, नुकसान। अच्छा यहां पर एपीटी की बात करेंगे, बेटा एपीटी को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, सर एपीटी नहीं बेटा फायदा हो रहा है ना। आप देखिए ना, सुनिए मेरी बात, एपीटी को कितने का काम मिला है, 50,000, लेकिन बदले में कितना ही पैसा पे करा है, 45,000। तो बेटा ये जो मिस्टर मास को नुकसान हो रहा है, वो किसको फायदा भी तो हो रहा है यार, एपीटी को। आप सोचिए ना, एपीटी को कायदे में कितना पेमेंट करना चाहिए था, 50 किया है या कम किया है। तो बेटा जितना कम किया है वो एपीटी का क्या है, फायदा। अरे एग्री करते हैं या नहीं करते। तो बेटा ध्यान से सुनना, अभी तक की जो सिनेरियो हुआ वो ये हुआ। अब आगे पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एपीटी को कुछ फायदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, एपीटी पता है ये 5,000 रुपए किसी और को जमा कर देगी जिसका नाम होता है गवर्नमेंट। एपीटी ये 5,000 रुपए बच्चे किसको जमा करने वाली है, गवर्नमेंट। मतलब टीडीएस टीसीएस में कितनी पार्टी हो जाती है, 3। एक तो बेटा एक तो वो हो गया जो पे कर रहा है एपीटी, एक कौन हो गया जिसको पे किया जा रहा है मिस्टर मास, और एक पता है कौन हो जाएगी, तीसरी पार्टी सरकार। टीडीएस में बेटा हमेशा 3 पार्टी होगी, एक होगा पेयर, दूसरा कौन होगा पेई, तीसरा कौन होगा गवर्नमेंट। अच्छा यहां पर एपीटी कितना पैसा सरकार को दे देगी, सर एपीटी 5,000 रुपए सरकार को दे देगी। अब मुझे एक चीज ईमानदारी से आंसर करिएगा, क्या एपीटी को कोई भी फायदा हुआ या एपीटी एट पार है, एपीटी क्या ब्रेक इवन पॉइंट पर है, उसको ना फायदा ना नुकसान है क्या, ये सोचो। क्यों सर, सर्विस आई थी 50,000, उसके बदले में मेरी पॉकेट से कितना जाना चाहिए था, 50,000, तो उतना ही तो गया है सर। 45,000 मिस्टर मास की जेब में चले गए और 5,000 किसकी जेब में चले गया है, सरकार की। क्या एपीटी के पास से 50,000 जा चुके हैं, यस। एक बात मुझे हाथ उठा के बता दे किस किस को मतलब ये बात अभी तक क्लियर है कि एपीटी को ना फायदा ना नुकसान है, मतलब एपीटी इज ब्रेक इवन पॉइंट, एपीटी ब्रेक इवन पॉइंट पे, यस और नो। अच्छा यहां पर बताइए मास ब्रेक इवन पॉइंट पे या उनको नुकसान जरूर हो रहा है,
मिस्टर मास को तो क्या हो रहा है यार, नुकसान, ये तो कंफर्म है, यस और नो। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, बस यही तो अधूरी कहानी है जो आपको टीडीएस टीसीएस के बारे में पता है। यहाँ पर ये जो सरकार है ना, ये जो मोदी सरकार है, ये टीडीएस का पैसा पता है किसको लौटा देगी, मिस्टर मास को। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये मिस्टर मास के पास पता है कितना बेटा, 5,000 इधर एपीटी से आए और वही 5,000 ये आगे पता है किसको फॉरवर्ड कर देगी, मिस्टर मास को। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब मुझे बताओ क्या मिस्टर मास को कोई फायदा या नुकसान हुआ? मतलब बेटा एपीटी को कोई फायदा नुकसान नहीं है, ये आपको क्लियर है। उसकी जेब से 50 जाना चाहिए था, ये देखिए 45 ये गए और 5 ये गए, मतलब कितने गए यार, 50,000। अच्छा मिस्टर मास की जेब में कितना आना चाहिए था, 50,000। आप देखिए ना 45,000 तो एपीटी से डायरेक्ट आ गए और 5,000 रुपए किसके पास से आ गए हैं, गवर्नमेंट के पास से। क्या मिस्टर मास को कोई फायदा या नुकसान हुआ है? नहीं। तो बेटा पहली चीज जो टीडीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस में कभी भी किसी पार्टी का फायदा या फिर नुकसान नहीं होता। टीडीएस में कभी भी किसी पार्टी, अभी मैं आपको पता है एग्जांपल जो बता रहा था वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रहा था, इसलिए आपको फायदा या नुकसान होता दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली बेटा टीडीएस में किसी भी पार्टी का फायदा, किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, जब किसी पार्टी का फायदा या नुकसान हो ही नहीं रहा तो टीडीएस है ही क्यों फिर? हाँ मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, टीडीएस जब किसी भी पार्टी का फायदा या नुकसान नहीं हो रहा तो फिर इस ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या हुआ? हाँ आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे लॉजिक जानना चाह रहा हूं कि जब किसी पार्टी का फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, तो फिर टीडीएस डिडक्ट करने का मतलब क्या है? बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, टीडीएस इज फॉर कंट्रोल पर्पस। आपको पता है सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि उसको पता हो कि मिस्टर माज नाम के एक शख्स ने कितने रुपए कमा लिए हैं, 50,000। आप समझना मेरी बात, सरकार पता है क्या चाहती थी? इंफॉर्मेशन। बेटा आप देखिए ना, यहां पर 50,000 रुपए किसके पास गए थे? एपीटी के पास। मतलब 50,000 की सर्विस किसके पास गई थी? एपीटी। लेकिन कमाने वाला पर्सन यहां पर कौन था? मिस्टर माज। एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? बेटा सरकार को आप पता है, अगर टीडीएस नहीं होता तो हो सकता है एपीटी और मिस्टर माज इस ट्रांजैक्शन को छुपा लेते, और बेटा किसको खबर ही नहीं होती, कानो कान सरकार। लेकिन सरकार को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए सरकार ने पता है क्या बोला, जब भी प्रोफेशनल सर्विस 30,000 से ज्यादा पे की जाएगी तो आपको कितना परसेंट टीडीएस करना पड़ेगा? 10%। आपको पता है 10% टीडीएस के साथ किसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है? गवर्नमेंट के पास क्या पहुंची है? इंफॉर्मेशन। अच्छा गवर्नमेंट क्या वापस लौटा देगी पैसा? यस। लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या तो रह जाएगी? इंफॉर्मेशन। अब बेटा मान लीजिए कल को मिस्टर माज ने अपना रिटर्न फाइल करा, एक चीज ईमानदारी से सोचना आप लोग, कल को मान लीजिए मिस्टर माज ने अपना रिटर्न फाइल करा, ध्यान से सुनिएगा सर जी, वॉइस बहुत स्लो आ रही है बेटा, थोड़े से मतलब क्या बोलूं मैं तुझसे बच्चे, यहां पर बेटा एक चीज ईमानदारी से आप लोग आंसर करना मुझे, अभी तक जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, मिस्टर माज अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, ये हटा देता हूं मैं, मिस्टर माज अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपने शायद 139(1) में पढ़ा था कि किस किस को रिटर्न फाइल करना है और कब कब करना है। मान लीजिए बेटा मिस्टर माज के केस में ड्यू डेट थी 31 जुलाई, मिस्टर माज 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर रहे हैं और रिटर्न के अंदर इनकम शो कर रहे हैं 20,000 रुपए। आप मुझे बताओ बच जाएंगे या फंस चुके हैं? क्यों फंस चुके हैं बेटा? ये इनकम डिक्लेयर कितनी कर रहे हैं? 20,000। और कितनी इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता है? 50,000। आप समझ रहे होंगे टीडीएस क्यों है? टीडीएस इज जस्ट फॉर कंट्रोल पर्पस। टीडीएस बेटा टैक्स इवेजन को रोकने के लिए होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? टीडीएस क्या होता है यार? टीडीएस इज जस्ट फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए टीडीएस नाम की चीज होती है। यहां पर बेटा मिस्टर मास जब 31 जुलाई को जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे 20,000 के साथ, आपको पता है 1 महीना नहीं लगेगा और उनके पास क्या आने वाला है? नोटिस। क्यों आने वाला है? कोई मुझे वजह बताएगा? आप मुझे बताएंगे पीछे, थर्ड लास्ट। हाँ आप बताएंगे क्यों नोटिस आने वाला है मिस्टर मास के पास? सर 50,000 की तो वो इनकम है जिसकी इंफॉर्मेशन सरकार को है। अरे हो सकता है इनकम और ज्यादा हो, कम से कम कितनी इनकम तो सरकार को ही पता है यार, 50,000। और बेटा यहां पर आप इनकम दिखा रहे हो 20,000, आप बचने थोड़ी वाले हो, आप फंसने वाले हो, आप पे शायद पेनल्टी भी लग जाएगी क्योंकि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो यहां पर। अरे यस और नो? तो किस किस को टीडीएस का, सिर्फ टीडीएस का ढांचा समझ आया कि टीडीएस क्यों काम करता है? एक बार मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप मुझे एक बार हाथ उठा के बता दें क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हुई टीडीएस की? टीडीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए बेटा, वो आपको याद रखना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आज के बाद कोई भी बोले टीडीएस का मतलब टीडीएस क्या होता है, तो बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मत बोलना। आज के बाद कोई भी बोले टीडीएस क्या होता है तो आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपको पता है क्या बताना है बेटा? टीडीएस में कितनी पार्टी होती है? 3। एक होता है पेयर। कौन है पेयर यहां पर? पेयर मतलब आप समझ रहे हैं ना, 45,000 कौन पे कर रहा है? एपीटी। तो टीडीएस में एक होता है पेयर। पेयर कौन है यहां पर? एपीटी। अच्छा एक होता है पेई। पेई कौन होता है बेटा? जिसके अकाउंट में, जिसके खाते में पैसा डाला जा रहा है, पेई। अरे यस और नो? यहां पर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? मिस्टर मास। कितने की सर्विस है? 50,000 से ज्यादा की। क्या 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा?
यस सर, प्रोफेशनल सर्विस कितनी लिमिट है? 30,000। अगर 30,000 से ज्यादा की प्रोफेशनल सर्विस होती है तो आपको 10% का क्या करना होता है? टीडीएस। तो बेटा 50,000 रुपीज यहां से सर्विस आई है, लेकिन एपीटी कितना पे करेगी? 45, और बचा हुआ 5,000 किसको पे कर देगी? सरकार को। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सरकार को कोई फायदा या नुकसान है क्या? सरकार के पास बेटा पहले आए +5 हुए और -5 हो गए, तो सरकार को कोई फायदा या नुकसान है? या सरकार को भी कोई फायदा नुकसान नहीं है। मतलब बेटा आप तो एक चीज बस ध्यान रखना, सुख में रहोगे, टीडीएस में किसी भी पार्टी का फायदा या नुकसान नहीं होगा। टीडीएस इज जस्ट फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, कंट्रोल पर्पस, नजर रखने के लिए क्या होता है? सिर्फ टीडीएस। बात क्लियर है क्या आपको? अच्छा अब एक चीज बताइएगा सब लोग, अब प्लीज फोकस करिएगा। अब वी हैव टू लिंक इट विद पीडीबीपी। अब अपन इसको पीडीबीपी से लिंक करने वाले हैं। ये तो टीडीएस अपना रिस्पेक्टिव टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी क्लाइंट किसी भी टाइम पे आपको फोन लगा के बोल सकता है कि मेरा ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो किस सेक्शन में करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, एसेट्रा एसेट्रा, कभी भी पूछ सकता है वो आपसे। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है जब आप पढ़ोगे टीडीएस टीसीएस। बड़ा सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बहुत सारे सेक्शन है, मैं उसको पूरा अच्छे से आपको याद करवा दूंगा। मैं उसको पढ़ाने वाला हूं, आप लोग को लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट टॉपिक। तो अभी के लिए आप लोग इसको अब अपन पीडीबीपी से लिंक करते हैं। बेटा यहां पर आप मुझे एक चीज बताइए, क्या एपीटी अपना पीडीबीपी कैलकुलेट करती होगी? एपीटी क्या कैलकुलेट करती होगी? पीडीबीपी। यस और नो? सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग इनकम लिखती होगी, सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग इनकम लिखती होगी, और बेटा खर्चे के डिडक्शन लेती होगी, सेक्शन 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35D, 35DDA, 35AD, 36 और 37। अरे जो आपने अभी तक के सेक्शन पढ़े उसके अकॉर्डिंग एपीटी क्या करती होगी यार? पीडीबीपी कैलकुलेट करती होगी। यस और नो? बेटा अब ध्यान से सुनना, सरकार ने किससे टीडीएस डिडक्ट करने को बोला है अपने ट्रांजैक्शन में? किसको टीडीएस डिडक्ट करना था? एपीटी को। अब पता है सरकार बोल रही है अगर एपीटी, हमने आपसे टीडीएस डिडक्ट करने को बोला है, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, हमने आपसे क्या बोला था? टीडीएस डिडक्ट करने को। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आप मुझे बताओ। अगर एपीटी ने यहां पर मिस्टर मास का टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो क्या एपीटी गलती पर है? यस और नो? तो बेटा यहां पर सरकार बोलती है, मैं आपको बताता हूं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और आज के बाद आपको हमेशा याद रहेगा। सरकार बोलती है अगर एपीटी तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, करना चाहिए था तो भी नहीं करा, तो आपको 100% ऑफ द अमाउंट डिसअलाउड होने वाला है। कितना डिसअलाउ होने वाला है यार? मतलब जितना भी आपने पे करा है, कितने का खर्चा आपने क्लेम करा होगा? 50,000। ये पूरा का पूरा 50,000 आपको क्या होने वाला है? डिसअलाउड। आप समझना मेरी बात। सरकार ने एपीटी से क्या बोला था? आप क्या डिडक्ट कर लो? टीडीएस। अगर एपीटी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो पता है क्या होने वाला है? डिसअलाउंस। मतलब वो खर्चा जो नॉर्मली अलाउड था, बच्चे ध्यान से सुन लेना सभी लोग, वो खर्चा जो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 36, 37 और प्रीवियस जितने भी सेक्शन पढ़े हैं वो अलाउड था, लेकिन वो किस वजह से डिसअलाउ होने वाला है? आपने क्या नहीं करा यार? टीडीएस डिडक्ट। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां पर एक परसेंटेज है 100% और एक और परसेंटेज है 30%। और बेटा आज तक अपन ने जितनी भी चीज पढ़ी है ये 100% और 30% डिसअलाउंस अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीडीबीपी का। और मैं तो आपको ये बता रहा हूं, ईमानदारी की बात है कि आज से जो भी हम पीडीबीपी में पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन का बहुत महत्व होने वाला है, बहुत काम की बातें अपन करने वाले हैं। सिंपल बातें होंगी, बड़ी सिंपल। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो कितना डिसअलाउंस होने वाला है? 100% या फिर 30%। बेटा ये 100% डिसअलाउंस जब होगा जब ये मिस्टर माज है ना, ये नॉन रेसिडेंट होंगे। अगर बेटा पैसा रिसीव करने वाला पर्सन क्या है? नॉन रेसिडेंट। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये पैसा रिसीव करने वाला पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो क्या आपने बड़ी गलती की है? अरे बेटा एपीटी ने किसी का टीडीएस डिडक्ट नहीं करा और सामने वाला मान लीजिए नॉन रेसिडेंट था, तो क्या एपीटी ने एक बड़ी गलती करी है? यस। अगर बड़ी गलती करी है तो कितना डिसअलाउंस होने वाला है? 100%। अच्छा यहीं पर अगर ये मिस्टर माज रेसिडेंट होते, गलती तो है लेकिन क्या उतनी बड़ी गलती है? ये गलती कंट्रोल हो सकती है। तो बेटा अगर सामने वाला पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो कितना डिसअलाउ हो जाएगा? पूरा 100%। अगर सामने वाला पर्सन रेसिडेंट है तो मैं आपको बता दूं ओनली 30% ऑफ द अमाउंट विल बी डिसअलाउड। मतलब बेटा अगर ये एनआर है तो पूरा 50,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। और बेटा अगर ये एनआर है तो कितना हो जाएगा? आप निकाल के बताइए मुझे। 50,000 का 30% कितना? 15,000। 15,000 रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा। अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है टीडीएस, मतलब टीडीएस से रिलेटेड सिर्फ लिंक अभी मैंने आपको थियोरेटिकली करवाया है, ओरली करवाया है। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बेटा। कल को ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, कल को अगर सरकार ने आपसे बोल दिया टीडीएस डिडक्ट करो, भूल जाओ एपीटी को, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। कल को सरकार ने आपसे क्या बोल दिया? क्या डिडक्ट कर लो यार? टीडीएस। अगर बेटा आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करने की गलती कर दी तो या तो आपको 100% या फिर आपको 30% क्या होने वाला है? डिसअलाउंस। और बेटा ये 100 और 30% किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड अपॉन सामने वाला पर्सन। अगर सामने वाला नॉन रेसिडेंट है तो बड़ी गलती है, कितना डिसअलाउ हो जाएगा? पूरा का पूरा 100%।
और बेटा अगर सामने वाला रेसिडेंट है तो गलती छोटी है, उस केस में कितना डिसअलाउ होने वाला है 30%। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ पीडीबीपी, यू हैव टू रिमेंबर इट विद क्लोज नंबर। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन को। सेक्शन नंबर 40, अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टिबल। प्लीज इस सेक्शन की थीम समझ लीजिएगा। इस जो अपन टीडीएस टीसीएस की बात कर रहे थे वो अलग था। पहले तो इसका जो मेन सेक्शन है, क्योंकि टीडीएस टीसीएस तो इसका एक सब सेक्शन है, पहले तो आप सेक्शन लिख लीजिए। सेक्शन 40 का नाम क्या है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टिबल। एक सेकेंड, डिडक्शन की बात क्या ऑलरेडी आप कर चुके हो 30, 31, 32, 33 अभी तक के पिछले सेक्शंस में। यस बेटा, कोई खर्चा जो अदरवाइज अलाउड था। अरे आप मुझे एक चीज बताइए ना, एक काम करिए ना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं। बेटा आपने रेंट पे करी, आपने क्या पे करा यार, रेंट पे करा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, रेंट पे करा। और सुनना, रेंट वो बिल्डिंग का था। तो आप मुझे बताइए, बिल्डिंग का रेंट आपको बताया ना, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन नंबर 30। क्या वो सेक्शन नंबर 30 के अकॉर्डिंग एक अलाउएबल खर्चा था? यस। क्या उसका डिडक्शन मिलने वाला था? यस। अरे यस और नो? तो बेटा इस खर्चे का डिडक्शन आपको मिलने वाला था, लेकिन अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, मान लीजिए बेटा टीडीएस एप्लीकेबल था और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, आपको 30 के अकॉर्डिंग तो मिलने वाला था, लेकिन कौन सा सेक्शन आज आपको डिसअलाउ करने वाला है? सेक्शन 40। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ये बेटा उन खर्चों की बात करेगा जो वैसे तो आपको अलाउड है, लेकिन आप कुछ ऐसी गलती कर दोगे कि सरकार आपसे क्या छीनने वाली है, बेनिफिट। तो सेक्शन नंबर 40 के बाद बेटा आज के बाद आप जिंदगी में हमेशा ध्यान रखोगे, सेक्शन नंबर 40 इज अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेबल। मतलब खर्चा अदरवाइज तो अलाउड है, लेकिन आपके कुछ कर लेने की वजह से वो क्या हो रहा है यार, डिसअलाउ हो रहा है। दिस इज मेन सेक्शन। अब इसका जो क्लोज अभी अपन डिस्कस कर रहे थे वो है सेक्शन नंबर 40A। आपको विथ सेक्शन, विथ क्लोज, विथ मतलब सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज के साथ आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट ये आपके सामने सेक्शन है। सेक्शन नंबर 40 सेक्शन 40AI। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, सेक्शन का 40 सबसेक्शन ए क्लोज आई, सेक्शन 40AI। आपको विथ सबसेक्शन ध्यान रखना है। और बेटा ध्यान से सुनना, कब ऐसी गलती मत करना कि 40A कर दो और ऐसा आई कर दो, नहीं। 40 के बाद ब्रैकेट में ए है और ब्रैकेट में ही क्या है, आई। विथ सेक्शन नंबर आपको रिमेंबर करना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको अभी तक कभी कोई भी मैंने सबसेक्शन आपको याद नहीं कराया होगा, मेन सेक्शन भी आपको कभी इस तरीके से याद नहीं कराया, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि बिना इसके कोई क्वेश्चन होगा नहीं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं तो आपको बता रहा हूं, आपको कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आज के बाद वाला जो पार्ट आपका स्टार्ट होगा वो एक बार डिस्कशन करने के बाद वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बसने वाला है। तो सेक्शन नंबर 40 स्मॉल ए स्मॉल आई, सेक्शन का नाम पढ़िए, देखिएगा ध्यान से। पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। अच्छा एक सेकेंड, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। अब एक काम करते हैं, सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, लिखा क्या है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टिबल, TDS has not been deducted in previous year or TDS deducted but not paid to government up to date of return filing। बस सीधी सी बात है बेटा, ध्यान से सुनना। जो अपन ने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 40AI, आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है, आपने उसका क्या डिडक्ट नहीं किया, TDS। आप मुझे बताओ था कितना डिसअलाउ होने वाला है? सर 100% ऑफ द अमाउंट क्या होने वाला है, डिसअलाउड। सेक्शन कौन सा लगने वाला है, 40AI। सेक्शन कौन सा लगने वाला है बेटा, सेक्शन नंबर 40। डिसअलाउ करने से क्या फायदा बेटा, डिसअलाउ अभी तो आप ये ध्यान रख लो कि डिसअलाउ होता क्या है, डिसअलाउ करने से क्या फायदा होता है वो अपन देख लेंगे। फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। सेक्शन नंबर 40AI वो अपन देखेंगे बेटा जब अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि पीडीबीपी अगर आपने क्लास पूरी अटेंड करी है तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इधर ध्यान दीजिएगा, आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करा, क्या डिडक्ट नहीं करा, TDS। कितना डिसअलाउ होने वाला है, 100%। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? ये देखिए ना, लिखा है देन सच अमाउंट 100% शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन करंट प्रीवियस ईयर। आप बस ये ध्यान रखो कि जब आप पीडीबीपी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, यहां पर आप उस खर्चे को नहीं लिख पाओगे। आपको वैसे वो लिखने को मिलता और उससे आपका क्या कम होना चाहिए था, प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि वो डिसअलाउड है मतलब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? वो कोई अभी आप लोगों के लिए समझने की कोई बात ही नहीं है, वो तो अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन को वो जब क्लिक करेगी। अभी बेटा ध्यान से सुन लीजिए वापस से एक बार, सब लोग वापस से एक बार सुन ले। आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, नॉन रेसिडेंट का कितना परसेंट डिसअलाउ होने वाला है, 100%। सेकंड चीज बेटा, एक और चीज है जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, मैंने आपको अभी बताई भी नहीं है। अगर बेटा आपने डिडक्ट कर लिया, अपन अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं बेटा, एपीडी ने डिडक्ट तो कर लिया है 5000, मतलब मिस्टर मास को तो एपीडी ने पता है कितने ही दिए हैं, मिस्टर मास को एपीडी ने दिए बेटा 45, लेकिन 5000 अपनी पॉकेट में रखे एपीडी सो रही है, किसके खाते पे जमा नहीं करा यार, सरकार के खाते में। क्या ये भी गलती है? तो बेटा अगर आपने डिडक्ट कर लिया है लेकिन पे नहीं करा तो उस केस में भी वो नॉन डिडक्ट ही माना जाएगा, और उस केस में भी आपको क्या होने वाला है, अगर नॉन रेसिडेंट है तो 100% डिसअलाउड, और अगर रेसिडेंट है तो कितना परसेंट डिसअलाउ होने वाला है, 30%।
एक बार देखिए सेक्शन नंबर 40A(I), सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए। ये ऐसा सेक्शन है जब ये अपन कंप्लीट करेंगे तो आपको इसको कभी वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, और मतलब आपको फ्री के मार्क्स कुछ देके जाएंगे, कुछ सेक्शंस ऑफ पीजीबीपी के। हम खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे। चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने। अब बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 40A(I) के बाद एक और सेक्शन आपको विद क्लॉज विद सबसेक्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर 40A(I)(A). सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। आपको अभी आपने कौन सा ध्यान रखा? 40A(I). अब आपको ध्यान रखना है बेटा 40A(I)(A), ये रहा आपके सामने, पेमेंट मेड टू रेसिडेंट, पेमेंट मेड टू रेसिडेंट। सेक्शन नंबर पहला वाला सेक्शन कौन सा है? 40 का स्मॉल a(I), सेक्शन 40A(I). अब वाला कौन सा है? 40A(I)(A). और बेटा ज्यादा ब्रैकेट मत लगा देना एक्स्ट्रा, 40A(I)(A). चलिए सेक्शन नंबर 40A(I)(A). अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, मजाक मस्ती सेट असाइड करते हुए ध्यान दीजिएगा। बेटा जो आपने 40A(I) में पढ़ा है ना, सेम वही चीज कहां लिखी है? 40A(I)(A) में। बस आपको 100% की जगह कितना परसेंट करना पड़ेगा? 30%। मतलब अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो 40A(I)(A) आपसे बोलने वाला है, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, किसका बेटा? रेसिडेंट का, कितना परसेंट डिसअलाउ होने वाला है? 30%। 30% क्या होने वाला है? डिसअलाउड। अच्छा सेकंड चीज, आपने डिडक्ट कर लिया लेकिन जमा नहीं करा रेसिडेंट का, तो भी कितना परसेंट डिसअलाउ होने वाला है? 30%। दोनों सेक्शन सेम है, दोनों सेक्शन सेम है। बस आपको ध्यान रखना है, जब आप नॉन रेसिडेंट के केस में डिसअलाउ करोगे तो 100% करोगे, और सेक्शन कौन सा होगा? 40A(I). जब आप रेसिडेंट के केस में करोगे तो आप 30% करोगे, और सेक्शन कौन सा होने वाला है? 40A(I)(A). सबको इतनी बात क्लियर है? चलिए अब एक काम करिए, प्लीज फोकस करना बेटा। अब जितना भी चीज अपन पीडीबीपी पे पढ़ने वाले हैं, हर चीज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर कुछ नहीं होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये चीज आपके ज्यादा काम की नहीं है, वरना अब अपन सबसे रेलेवेंट पार्ट पढ़ रहे हैं अपन पीडीबीपी का। चलिए सब लोग फोकस करेंगे यहाँ पर। सेक्शन नंबर 40 के अंदर अपन ने दो सेक्शन देखे, 40A(I) और 40A(I)(A). अपन बेटा अपने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। यहाँ पर आप तो मुझे एक चीज बताइए, मिस्टर मास रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है? इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, मिस्टर मास कौन है? रेसिडेंट। तो अपन बेटा दोनों सेक्शन सेम ही है, तो अब अपन एक रेसिडेंट वाला ही एग्जांपल लेके इसको आगे बढ़ रहा है। 50,000 की प्रोफेशनल सर्विस, 45,000 किसको मिल गए थे? मिस्टर बास। 5,000 किसके पास चले गए थे? सरकार। अच्छा, और वो 5,000 किसके पास लौट कर आए थे? मिस्टर बास। अरे ये सो दो, मान लीजिए बेटा यहां पर ये 5,000 रुपए इन्होंने जमा नहीं करे या फिर डिडक्ट नहीं करे, आप मुझे बताओ कितना डिसअलाउ हुआ होगा? 30% डिसअलाउ हुआ होगा। यस और नो, एग्री करते हैं? अच्छा आपके सामने ईयर भी लिख देता हूं बेटा, ये सब हो रहा है अपने प्रीवियस ईयर में 2023-24। ठीक है, अपना एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर 23-24 है, और ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है बेटा? 23-24। मतलब ये डिसअलाउंस भी किस साल होने वाला है? 2023-24 में। कितना डिसअलाउ होने वाला है? 30% आपका क्या होने वाला है? डिसअलाउंस। सब लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। कुछ भी नया नहीं बताया मैंने अभी तक, नया अब बताऊंगा बेटा। 2023-24 में डिसअलाउंस हो चुका है क्या? यस। आपको पता है 24-25 में ये गलती याद आ गई, आपको याद आ गया कि आपको मिस्टर मास का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, आपने नहीं करा था। या फिर आपको याद आ गया आपने डिडक्ट तो किया था लेकिन क्या नहीं किया था? जमा। तो बेटा आपने पता है जो गलती आपने पहले करी थी उस गलती को आपने रेक्टिफाई कर दिया। मतलब बेटा आपने डिडक्ट नहीं किया था तो इस बार आपने डिडक्ट कर लिया है, और अगर आपने जमा नहीं किया था तो इस बार आपने क्या कर दिया यार? जमा। ध्यान से सुनिएगा, 23-24 में क्या आपको ऑलरेडी डिसअलाउ हो चुका है फिगर? अरे यस और नो, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। 23-24 में क्या हो चुका है? डिसअलाउड। 24-25 में सामने वाले ने एपीटी की बात हो रही है बेटा। 24-25 में एपीटी ने पता है क्या करा? एपीटी ने अपनी गलती को सुधार लिया, टीडीएस को जमा भी कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा यहां पर 24-25 में जब एपीटी इस काम सही करेगी ना, तो जितना अमाउंट उसको यहां पर डिसअलाउ हुआ था, जितना अमाउंट उसको यहां पर डिसअलाउ हुआ था बेटा, वो अमाउंट उसको यहां पर क्या होने वाला है? अलाउड। ध्यान से सुनिएगा, इसके आज के बाद हम बोलेंगे रेक्टिफाइबल एरर। मतलब ये ऐसी गलती है जिसको सुधारा जा सकता है इन फ्यूचर ईयर्स। ये कौन सी गलती है बेटा? ये ऐसी गलती है जिसको अगले सालों में क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। एक बार वापस से ध्यान से सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे क्या बोला? एपीटी ने बेटा आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करा था और आप थे नॉन रेसिडेंट, तो एपीटी को कितना डिसअलाउंस हुआ होगा? 30%। चलिए काम करिए ना, आप तो मुझे फिगर में बताइए ना, 30% मतलब कितना? सर अपने वाले एग्जांपल में 15,000 रुपए क्या हुआ होगा? डिसअलाउड।
बेटा एपीटी को अगले साल बत्ती जल गई, अगले साल एक मिस्टर माज करके, मतलब एक कोई अंशुल सर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए जिन्होंने एपीटी को बताया क्या डिडक्ट करना चाहिए था, टीडीएस। तो बेटा एपीटी ने अगले साल क्या कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया है मिस्टर माज का, पिछले साल का टीडीएस अगले साल जमा कर लिया। तो अब मुझे बताओ क्या एपीटी के साथ पिछले साल कुछ नाइंसाफी हुई थी, क्या उसके साथ कुछ डिसअलाउंस हुआ था, यस और नो? बच्चे जितना अमाउंट पिछले साल डिसअलाउ हुआ था उतना ही अमाउंट इस साल पता है क्या होने वाला है, अलाउ होने वाला है टू एपीटी। क्या आपको मेरी बात क्लियर है इतनी? एक काम करिए, अब इसको रीड करिए, यहां पर ये ब्राउन कलर से जो आपके सामने पॉइंट है इसको रीड करिए, देखिए क्या लिखा है, सेम इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट, सेम इज एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट। दोनों केस में आप एरर को क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई अगले सालों में। चलिए एक काम करिए, अभी तक की बात किस किस को क्लियर है, एक बार इधर ध्यान से सुन ले सब लोग। आपने क्या पढ़ा, दो सेक्शन पढ़े बेटा आपने। टीडीएस क्या होता है आपने सिर्फ इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहां पर आपको उसको लिंक करना था, उसको भूल जाइए। अभी तो आपने दो सेक्शन पढ़े, 40A और 40A। दोनों सेक्शन अभी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, जबकि दोनों सेक्शन 40A और 40A। एक कौन सा है, पेमेंट मेड टू रेसिडेंट। कौन सा है पेमेंट मेड टू रेसिडेंट, 40A। एक है पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। सेक्शन बताइए, एक सेकंड, उल्टा बता रहे हो आप, उल्टा बता रहे हो। पेमेंट मेड टू रेसिडेंट 40A, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट 40A। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करा, टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, 100% डिसअलाउड। अच्छा रेसिडेंट को पेमेंट करा, टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, 30% डिसअलाउड। अच्छा डिडक्ट कर लिया लेकिन डिडक्ट करके जमा नहीं करा तो भी क्या डिसअलाउंस होने वाले हैं, यस। अरे यस और नो? सेकंड चीज, क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है अगले सालों में? क्योंकि बेटा करंट ईयर में तो आपको डिसअलाउ हो गया है, लेकिन क्या अगले साल में आप वो क्लेम वापस ले सकते हो, यस। लेकिन कब ले सकते हो, जब अगले साल आप उस गलती को क्या कर दो, सुधार दो। बेटा आज के बाद ध्यान रखना, आपकी जिंदगी बहुत सुख में जाएगी, क्योंकि रेक्टिफाइबल एरर 2-3 सेक्शन आपके सामने आने वाले हैं। वर्ड रेक्टिफाइबल एरर का मतलब क्या होने वाला है बेटा, ये कोई वर्ड नहीं है, किसी सेक्शन ने नहीं दिया, सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर। रेक्टिफाइबल एरर का मतलब क्या है, ऐसी गलती जिसको अगले सालों में क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ था, उस नुकसान को आप वापस से क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। क्या आपको क्लियर है वर्ड रेक्टिफाइबल एरर? चलिए अब ध्यान से सुनिए सभी लोग, इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बता दूं, फिर ये सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन ब्रेक ले लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बेटा ये वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 40A एंड 40A। एक छोटी सी चीज है, बड़ा सिंपल सी चीज है बेटा। एपीटी ने किसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करा था, मिस्टर बास। उसी एग्जांपल पे चलते ना अपन, अलग से क्यों जा रहे हैं, इसी पे चलते हैं। जितना एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एनालिसिस आपके काम आने वाला है, ठीक है। जितना एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए बातें पूरी, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको कंपाइल भी करवाऊंगा, इवन जो आप बोलोगे मैं आपको वो करवा दूंगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे, ये ऐसे सेक्शन है जो कि आपको बिना पढ़े एट ऑल टाइम याद होना चाहिए। अरे आप कॉस्ट का पेपर देने जा रहे हो, कॉस्ट में भी अगर वो 40A पूछ लेना तो आपको उसको बता देना चाहिए कि व्हाट इज 40A। आप दूसरे सेक्शन नहीं बता पाओगे, लेकिन कुछ सेक्शन बेटा इतने काम के होने वाले कि वो आपको ऑल टाइम याद होना चाहिए। तो ये वैसा आपका सेक्शन है, मतलब ये ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको आप कहीं लिख लो, लिख के संभाल लो, नहीं बेटा, इसको आपको दिमाग में लिखना है आपके। ये आपके यहां होना चाहिए कि 40A क्या बात कर रहा था, 40A क्या बात कर रहा था। तो ध्यान से सुनिए सभी लोग, वापस से नहीं, इससे मैं आपको वापस से एक केस बता रहा हूं इससे रिलेटेड। यहां पर मिस्टर माज है, मिस्टर माज को ध्यान से सुनना सब लोग। एपीटी ने किसका टीडीएस डिडक्ट करना था, मिस्टर माज। एपीटी ने बेटा मिस्टर माज का टीडीएस डिडक्ट नहीं करा। ये देखिए मैंने एक बड़ी सी दरार खींच दी, ये सरकार के पास कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ ये। चलिए एपीटी ने पता है क्या करा, मैं तो इसको थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूं। एपीटी ने बेटा पूरे के पूरे 50,000 रुपए किसको पे कर दिए, मिस्टर बाज। क्या एपीटी ने गलती की है? yes, की है गलती, यस और नो? अच्छा आप मुझे बताइए टीडीएस का पर्पस क्या था? टीडीएस का पर्पस कंट्रोल था। ध्यान रखोगे ये चीज, टीडीएस वाज जस्ट फॉर कंट्रोल पर्पस। क्या आपको ये बात याद है कि टीडीएस का मतलब किसी भी पार्टी का फायदा नुकसान नहीं था। टीडीएस सिर्फ किस लिए था कि सरकार के पास क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। अरे यस और नो? बेटा यहां पर ये जो मिस्टर माज है ना, ये ठहरे मासूम। बेटा ये मिस्टर माज बहुत मासूम है, ध्यान से सुनना। आपने भले ही इनका टैक्स डिडक्ट नहीं करा, ये पहुंच गए सरकार के पास
और इन्होंने, बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, ये किसके पास पहुंच चुके हैं? सरकार के पास। इन्होंने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल कर दिया है, इन्होंने इस पे जो टैक्स आता है वो भी पे कर दिया है, और बेटा ये जो इनकम थी ना 50,000 की एपीटी से, इस इनकम को भी शो कर दिया है। आप मुझे बताइए टैक्स की चोरी हुई है या टैक्स की चोरी नहीं हुई? ध्यान से सुन लीजिए वापस से, बेटा सामने वाला पर्सन मासूम है। आज के बाद आप ध्यान रखोगे कौन सा केस है ये, मासूम वाला केस। ध्यान से सुनना बेटा, मासूम वाले केस में एक ही पर्सन फिट करता है अपनी क्लास में। सामने वाला पर्सन क्या है? मासूम। बेटा अगर उस मासूम पर्सन ने, बेटा अगर, ध्यान से सुनना, अगर सामने वाला पर्सन मासूम है, उसने बेटा अपना रिटर्न फाइल कर दिया, अपने टैक्स को पे कर दिया है, और बेटा इनकम को भी कंसीडर कर लिया है, लेकिन आप तो मुझे ये बताओ ना यार, कौन बोलता है कि मैं चोर हूं? अरे हर इंसान अपने आप को क्या ही बोलता है बेटा, मैं क्या हूं? मासूम। एग्री करते हो आप इस बात से? यस और नो? अरे इसको तो स्ट्रांगली एग्री करो यार, हर इंसान क्या ही बोलता है बेटा, मैं क्या हूं? मासूम। तो ऐसे क्या किसी के भी मासूम कह लेने से आप उसे मासूम समझ लोगे? नहीं। तो ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी के भी कहने से आप मासूम नहीं समझोगे, आपको एक सीए से कहलवाना पड़ेगा कि आप क्या हो? मासूम। मतलब बेटा सीए सर्टिफाई करके देगा कि हाँ मिस्टर माज ने अपना रिटर्न फाइल कर लिया है, मिस्टर माज ने अपनी इनकम में उसको शो भी कर लिया है, और उस पे जो टैक्स है वो भी पे कर दिया है। बेटा ये मासूम आपके कहने से नहीं होगे, किसको कहना पड़ेगा कि आप मासूम है? आपको एक सीए को। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये सब हो जाता है, मतलब अगर सही में वो पर्सन मासूम है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर ये जो अमाउंट एपीटी को डिसअलाउ हुआ था ना पिछले साल, जिस साल बेटा वो मासूम डिक्लेयर हो जाएगा उस साल उसको उसका क्या मिलने वाला है? बेनिफिट। मतलब अगेन इट इज अ रेक्टिफाइबल एरर। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? और आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा टीडीएस वाज जस्ट फॉर कंट्रोल पर्पस। अगर सरकार के पास टैक्स पहुंच चुका है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, डिसअलाउ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किस किस को बात क्लियर है कि वो मासूम है? मासूम मतलब सीए से पता है क्या सर्टिफाई करवा रहा है कि हाँ उसने रिटर्न फाइल कर दिया, हाँ उसने टैक्स पे कर दिया, हाँ उसने इनकम को भी कंसिडर कर लिया। अगर बेटा ये सब कुछ हो गया तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? मासूम। और अगर वो मासूम पर्सन है तो आपको पता है इस पर्सन के मासूम होने का फायदा पता है किसको मिलता है? हमेशा एपीडी को। इस पर्सन के मासूम होने का फायदा किसको मिलता है यार? एपीडी को। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? बेटा मासूम होने से फायदा आपको नहीं मिलने वाला, फायदा किसको मिलने वाला है यार? एपीडी को। मतलब सर कल तक जो अमाउंट एपीटी को डिसअलाउ हो रहा था ना नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की वजह से, आज वो अमाउंट एपीटी को पता है क्या होने वाला है? अलाउड। किस किस को बात क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ लेते हैं अपन, बैठ जाइए पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसको कंपाइल करेंगे सेक्शन को। देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 40A(I). बेटा क्या लिखा है? एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 40A(I)(A) और 40A(I). देखिए क्या लिखा है, इफ एनी अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू पेई विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस बट सच पेई फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। उसने क्या फाइल कर दिया है? रिटर्न। कंसीडर सच अमाउंट, मतलब उसने रिटर्न फाइल करा, ऐसा नहीं है रिटर्न फाइल करा तो वो वाली इनकम को छुपा लिया, नहीं, उसने उस इनकम को भी क्या करा है? डिक्लेयर। अच्छा उस पे जो भी टैक्स था उसने उस टैक्स को भी क्या कर दिया है? पे। और बेटा आपको ये सब किससे लिखवाना पड़ेगा? सीए से। एक फॉर्म नंबर 26A होता है आपके लिए, फॉर्म नंबर बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सीए से आपको क्या करवाना पड़ेगा? सर्टिफाई। अच्छा मिस्टर मास भी खुद सीए है तो क्या खुद सर्टिफाई कर लेंगे या इंडिपेंडेंसी यहां पर क्राइटेरिया होगा? बेटा जहां पर भी सीए को साइन करने की जरूरत पड़ जाए आप समझ जाओ कि इंडिपेंडेंस वहां पर होना चाहिए। मतलब भले ही मैं सीए हूं, मैं खुद का साइन नहीं कर सकता। अरे मेरी फर्म का ऑडिट भी होगा तो मुझे दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ता है, आपको पता है क्या? अगर आपकी फर्म का ऑडिट हो रहा है तो आपका भी कोई ऑडिटर होता है जो कि अगेन क्या होता है यार? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो देखिए क्या लिखा है, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देखिए पेयर मतलब अपने एग्जांपल में कौन था? एपीटी। क्या लिखा है? पेयर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट एंड अमाउंट डिसअलाउड अर्लियर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। और ये बेटा ग्रीन कलर का लिखा है, ग्रीन कलर का अपनी बुकलेट में मतलब होता है दिस इज अमेंडमेंट। ये बहुत रिसेंट अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन ये अमेंडमेंट तो है। और रिमार्क में देख लीजिए बेटा क्या लिखा है? मासूम इंसान। आपको ध्यान रखना है मासूम पर्सन वाला केस, ठीक है? आपको ध्यान बेटा जानबूझ के जो एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं सिर्फ इसीलिए लेता हूं, मैं जब रिवाइज भी आपको करवाऊंगा तो आपको चीजें वो याद आएंगी, वो इसी वजह से आएंगी, ठीक है? मैं रेक्टिफाइबल एरर में आपके सामने अगली बार जब बोलूंगा ना तो आप खुद को ध्यान आ जाएगा कि यार वो ऐसा ऐसा होगा। सर हमारी बुकलेट में तो ब्लैक है। बेटा आंखों में कलर करवा लो तो ग्रीन, शेड डलवा लो ग्रीन कलर का। सर हमारी बुकलेट, सर यदि एपीटी ने अब किसी ने पता है किसी ने केस क्या बना दिया, सर एपीटी ने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा और मिस्टर मासूम ने इनकम शो करी है 45,000। बेटा कभी भी नेट इनकम शो नहीं होती है, इनकम तो ग्रॉस ही शो होती है। इनकम हमेशा 50,000 ही रहेगी, ठीक है? इनकम 50,000 रहेगी, इनकम कभी कम नहीं होगी।
चलिए एक काम करते हैं, इसको अपन कंपाइल करते हैं, कंक्लूड करते हैं सेक्शन नंबर 40A 40A चलिए इससे पहले आप मुझे सेक्शन बताएंगे अभी तक आपने, क्योंकि आज के बाद मैं आपसे कभी भी पीजीबीपी के सेक्शन अब नहीं पूछूंगा, आज जरूर मैं आपसे इंडिविजुअली सेक्शंस पूछने वाला हूं। 100 पेशेंट बेड और मतलब वो तो आपको याद रहेगा, ध्यान से सुन लो सब लोग। मैं तो आपसे पता है मेन चीज पूछना चाह रहा हूं बस। ये थे सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 35 और 35D, 35DD और 35AD। आपको पता है 35AD की खास बात क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो हर कोई 100% डिडक्शन देता है। 35AD आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन आज के आज देगा। अच्छा सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च, इसकी भी खास बात क्या थी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हर कोई अलाउ करता है, ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आज के आज अलाउ करता है। अरे यस और नो? 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 35DD है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, दोनों डी से शुरू हो रहा है, मतलब 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा इसके बाद सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37 स्पेसिफिक डिडक्शन, स्पेसिफिक जनरल डिडक्शन। कोई भी खर्चा नाम जाए भाड़ में, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी खर्चा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो आप उसका किस सेक्शन में डिडक्शन ले लोगे? सेक्शन नंबर 37। इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, इट मस्ट बी लीगल, इट मस्ट बी रेवेन्यू। क्लियर है आपको ये? बैठ जाइए। सेक्शन नंबर 36 में तो बहुत सारे खर्चों के आपने नाम ले लेके बात करी थी, बहुत सारे नहीं थे, 8-10 खर्चे थे आपके सामने, जैसे कि डिस्काउंट ऑन 0 कूपन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अदर। अच्छा वो 5 लोगों में कौन था? 43B। एक सेकेंड, यस और नो? एक काम करते हैं ना, सेक्शन नंबर 43B कहां टांग अड़ा रहा था? बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल्स, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहोगे, पूरा मैं इनकम टैक्स आपके फिंगर टिप्स पे ला दूंगा एक दिन। अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहोगे, नहीं करोगे तो भाई आप पछताने वाले हो आगे जाकर। अगर आप बेटा आप पता है सुन भी रहे होते हो तो भी सुनने में और बोलने में बहुत फर्क होता है, ठीक है? सुनने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। मेरे को मालूम है आपको चीजें याद आ रही होती है, लेकिन अगर आप रिपीट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वो याद रहने लगेंगी। और बेटा फर्स्ट मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स का जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। और मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूं, प्रोविजन पता होने से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्रोविजन पता होने के बाद अप्लाई करना भी उसको आना चाहिए। इतना ईजी नहीं होने वाला है इनकम टैक्स, ठीक है? वो तो अपन सीखेंगे धीरे धीरे, अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे, मतलब धीरे धीरे अपन मैच्योर होंगे। लेकिन पहले तो अपन को याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो बेटा अप्लाई करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा, है ना? अगर याद नहीं है तो फिर अप्लाई करने की कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेक्शन नंबर 36 नहीं, सेक्शन नंबर 43B में अपन क्या पढ़ रहे थे अभी? बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी का टैक्स, जीएसटी का इंटरेस्ट, जीएसटी का फीस, लेकिन जीएसटी की पेनल्टी नहीं। अच्छा व्हाई नॉट जीएसटी की पेनल्टी? सर पेनल्टी 2 टाइप की होती है, एक ब्रीच ऑफ लॉ की होती है, दूसरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अलाउ हो जाएगी, लेकिन ब्रीच ऑफ लॉ की कभी भी जिंदगी में पेनल्टी अलाउ नहीं होगी। क्लियर है आपको ये? बेटा आपको मैं बता दूं, सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35 के मल्टीपल सेक्शंस, 36, 37 ये सब सेक्शंस में आपने डिडक्शंस पढ़े थे। लेकिन आप पता है क्या पढ़ रहे हो? सेक्शन नंबर 40, और 40 का नाम है कि वो खर्चा जिसका डिडक्शन आज तक अलाउड था लेकिन अब नहीं मिलेगा अगर आपने मेरे कहे अकॉर्डिंग कुछ गलत कर दिया तो। आप समझ रहे क्या? जिसपे बेटा आज आपने 2 सेक्शन पढ़े, 40AI और 40AIA। 40AI पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, 40AI पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, 40AIA पेमेंट मेड टू रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में 100%, रेसिडेंट के केस में 30%। यस और नो? अच्छा एक चीज, क्या ये रेक्टिफाइबल एरर है? व्हाट डज रेक्टिफाइबल एरर मीन? सर पिछले साल की गलती को करंट ईयर में क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। और एक और चीज सर, अगर सामने वाला पर्सन मासूम है तो भी एक्सेप्शन है। अगर सामने वाला पर्सन मासूम है बेटा, हर कोई अपने कहने से मासूम नहीं होता, मासूम होने के लिए उसको किसी और को कहना पड़ता है कि वो क्या है यार, मासूम। तो यार अगर कोई पर्सन अपना रिटर्न फाइल कर देगा, इनकम को कंसीडर कर लेगा, टैक्सेस को पे कर देगा और बेटा उसका सीए लिख कर दे देगा कि वो क्या है, मासूम, तो उस पर्सन के केस में बेनिफिट मासूम पर्सन को नहीं मिलेगा, बेनिफिट किसको मिल जाएगा? पेयर को। कितना बेनिफिट मिलेगा? जितना डिसअलाउ हुआ था उतना पता है आपको अलाउ होने वाला है जिस साल वो मासूम पर्सन अपना रिटर्न फाइल करेगा। क्लियर है आपको ये बात? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।